अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम सामीन, आज खान साहब ने लॉन्ग मार्च का फाइनल आगाज़ कर दिया है और 26 की जो उन्होंने तारीख दी थी रावलपिंडी की, यकीनन वो अभी ज़मान पार्क से रवाना भी हो चुके हैं। आज की इस नशिस्त में हम बहुत सी बातों का तकाबली जायज़ा लेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो होगी खान साहब की अपनी ज़ाती आना, खान साहब का असम्बली से इस्तीफ़े देना, खान साहब का लॉन्ग मार्च की तरफ देना जाना, स्नाइपर और फौज का नैब ख़त्म कराने में अहम किरदार अदा करना। खान साहब ने लॉन्ग मार्च का जब आगाज़ किया, उससे पहले खान साहब ने एक स्नाइपर का हवाला दिया कि जी स्नाइपर की बेसिक के ऊपर मुझे निकाला गया। यानी उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया कि इमरान खान साहब को निकालने का बेसिक मसला ये था कि अमेरिका नहीं था चाहता कि खान साहब जो हैं वो हुकूमत को रन करें। अब मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि खान साहब का बेसिकली जो अपना ज़ाती एजेंडा है वो इलेक्शन ही था, लेकिन जब खान साहब खुद दौरे इक़्तिदार में रहे तो खान साहब ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया और अपनी 5 साल मुद्दत को तरजीह दी। आखिरकार जब फौज का झुकाव पीडीएम या सियासी जमातों की तरफ हुआ, दूसरा पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी जमातों की तरफ हुआ, तो खान साहब को अदम एतबार में पहली दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा। मौजूद सामीन, इमरान खान साहब ने इस वक्त 26 नवंबर को जो आगाज़ किया है इस्लामाबाद जाके जलसे करने का या इस्लामाबाद जाके अपना नया लाए अमल अदा करने का, उससे पहले मैं आपको यहाँ ये बात बताता चलूँ कि कुछ दिनों पहले ही इन लास्ट 2 माह में बहुत बड़ी हलचल मुल्क में मुतवक्की हुई। नंबर एक तो अरशद शरीफ जो हमारे सहाफ़ी हैं, उनका कत्ल हुआ है। बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया कीनिया में। उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल मुहिम बनाई गई, उनको यहाँ से निकाला गया। उनके ख़िलाफ़ 12 पर्चे किए गए, जो FIRs होती हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उनके अगेंस्ट। हत्ता कि वो इतने जदीद पसंद सहाफ़ी थे कि उन्होंने किसी मुल्क का भी वीज़ा नहीं था लगाया हुआ, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही कभी पेश नहीं। वो तो चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में रहूं और पाकिस्तान की खिदमत करता रहूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था और अरशद शरीफ साहब को ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। अरशद शरीफ साहब का और इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मैं जिक्र क्यों करना चाह रहा हूँ बेसिकली, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बाजवा रजीम क्या थी, बाजवा की डॉक्ट्रिन क्या थी, क्योंकि मेरा आज ये 1 घंटे का पर्पस बेसिकली ये है कि मैं इस पूरे सियासी तकाबली जायज़ा ले सकूँ पाकिस्तान का आखिरी 8 माह में होने वाली सियासत में। बेसिकली पाकिस्तान ने किया क्या है, खोया क्या, और पाकिस्तान करना क्या चाहता है। पाकिस्तान के पास बहुत से मौके आए थे कि पाकिस्तान एक अच्छा सियासी निज़ाम मुतारफ़ करा कर अपनी बुनियादें मजबूत कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपने सियासी निज़ाम को ही तबाह बर्बाद किया, जिसमें हमारी आला अदालतें और हमारी फ़ौज का बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है। इमरान खान साहब ने जब पार्लियामेंट को खुदा हाफिज कहा, या उससे पहले यूँ समझे कि वज़ीर आज़म शिप उनके हाथ से ली गई और उनको फैसला करना पड़ा कि आप ये हुकूमत जो है अब आगे उनके हवाले करें पीडीएम के, तो पीडीएम की ये तहरीक तो कामयाब हुई कि उन्होंने इमरान खान को हटा दी। अब थोड़ा सा चलते हैं उस पस मंज़र, इमरान खान ने अपना क्या बयानिया बनाया और पीडीएम ने अपना आकर क्या काम सर अंजाम दी उस 8 माह के अरसे। पीडीएम जब इमरान खान को हराने में कामयाब हुई, जरदारी साहब की एक बड़ी महफिल लगी जरदारी हाउस में और यहाँ पर चौधरियों के साथ बड़ी मुलाकातें होती रही। इस दौरान नून लीग का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन रहा शुजात जरदारी साहब के साथ, और जो कहा जा रहा था ये दो कभी एक नहीं मिल सकते हैं, उन्होंने कम बैक किया और मुकम्मल एक पार्टी का असम्बली से नामो निशान ख़त्म करने में कामयाब रहे। जरदारी साहब की बहुत ज़बरदस्त मीटिंगें चलती रही शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ। एक ऐसा इत्तेमाद इनका आपस में बहाल हुआ कि इमरान खान भी इस एक्शन से परेशान था। दर हकीकत इमरान खान साहब इस जो रूटीन में होने वाला ये काम हुआ, इमरान खान समझते ही नहीं थे कि कभी भी जरदारी और नवाज शरीफ एक हो सकते हैं, एक पेज पर आ सकते हैं।
क्योंकि उनके खिलाफ तो बहुत बड़े केसेस तो नैब में चल ही रहे थे। और इमरान खान का बेसिकली ये कहना था कि ये कभी एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ पिछली 30 साल में सियासी पॉलिटिक्स जो थी अपनी खेली है या सियासी बिसात बिछाई है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी एक हो सके। बेशक इनके अपने मफादात के माफ करवाने के भी क्यों, इमरान खान इसका एडवांटेज लेते रहे थे 3.5 साल। इमरान खान ने 3.5 साल अदवार में जुल्म भी बहुत किए, फ़ायदा भी हुआ आवाम को। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ, हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा फ़ायदा था कार्ड का। और लेकिन उसके दौरान जितनी महंगाई की शरह इमरान खान के दौर में बढ़ी है, शायद किसी दौर में ना बढ़ी हो। लेकिन ये इमरान, अभी मैं नवाज शरीफ और इनकी शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ नहीं आ रहा, शायद आप ये लोग बाद में तकाजा करते हैं कि जी आप तो नहीं कोई सबको बुरा भला कहते हैं। मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि तकाबली जायज़ा कैसे लिया जाता है सियासत में। इमरान खान आकर कहते थे जी हम मुर्गियाँ पाल लें, 3.5 साल दौरे हुकूमत में वो कहते थे जी कोरोना आया हुआ है। इमरान खान साहब कहते थे जी आलू प्याज के रेट अगर बढ़ रहे हो तो मैं क्या करूँ, वज़ीर आज़म ये करने तो नहीं आया। ये इमरान खान साहब के अपने दलाइल थे। जब इमरान खान साहब को पता चला मार्च में कि द सिचुएशन इज़ ओवर एंड नो मोर इमरान एब्सोल्युटली नॉट का उनको एक जवाब देना पड़ा, तो इमरान खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए असम्बली से हटाने का प्लान पूरा तैयार कर लिया गया। इसमें जरदारी और शहबाज शरीफ और मरियम की बहुत बड़ी अगर कहना चाहें तो हिम्मत थी कि उन्होंने अपने बेदिली होकर ये काम तीनों ने फरीकैन ने किए। नवाज शरीफ भी नहीं थे चाहते, लेकिन जरदारी के साथ, जरदारी खुद भी केसेस में फंसे हुए थे और इसके अलावा नवाज शहबाज शरीफ खुद केसेस में फंसे हुए थे। शहबाज शरीफ को पता था कि अगर मैंने ये काम ना किया तो यकीनन फिर मुझे इस तरीके से केसेस का सामना करना पड़ेगा, आखिरकार मुझे जेल की ही राह देखनी पड़ेगी। खैर, इमरान खान का प्रोग्राम सक्सेसफुल इसलिए था कि वो समझता था कि ये दोनों आपस में मिलेंगे। उसने कराची में जाके भी जरदारी को ललकारा और उस दौर में बहुत बड़ी बड़ी बातें इमरान खान साहब ने की। आखिर वो वक्त आ गया कि अदम एतमाद की तारीख में PDM जरदारी साहब और नवाज शरीफ को कामयाबी मिली और इमरान खान को हटाने में कामयाब रहे। अब ये अलहदा एक बहस है कि इसमें न्यूट्रल्स ने किस तरीके से रोल अदा किया, न्यूट्रल ने किस तरीके से इन दोनों को इकट्ठा किया, या न्यूट्रल्स ने कैसे ये प्लान किया कि इमरान खान से जान छुड़ाई जाए। इसके पीछे खाली न्यूट्रल ही थे कि इंटरनेशनल थ्योरी भी थी जिसके तरीके इमरान खान को कब्जा किया जा सकता है, या न्यूट्रल खुद फंस चुके थे कि PDM उनकी जरूरत बन चुकी थी, जिस वजह से न्यूट्रल्स ने यह फैसला किया कि PDM ही को हुकूमत देनी चाहिए। तभी तो उन्होंने आकर, जैसा DGSP आसिम बाजवा ने यह कहा कि देखिए इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर गई है और डॉलर भी पैसा भी मजबूत है। ये सियासी बयानात उन्होंने फ़ौरन आर्मी ने आते दिए जो कि उनको जेब भी नहीं थे देते। बहरहाल सिचुएशन चलनी, इमरान खान ने स्नाइपर का हवाला लिया और इस स्नाइपर के जरिए उसने पहले जलसे जुलूस शुरू कर दिए। जलसों में उसने, इमरान खान ने अपनी ताकत का मुजाहरा शुरू कर दिया। जलसों में उसने स्नाइपर को आड़े हाथों ले, वो स्नाइपर जो एक एम्बेसडर दूसरे एम्बेसडर से लेता है कि यानी अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो यकीनन पाकिस्तान इसकी सम्राट देखेगा। अनफॉर्चुनेटली ये एक थ्रेट थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेट होती है। एम्बेसडर्स देते हैं, इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे एम्बेसडर्स होते हैं जो यहाँ आते हैं, दुनिया में जाते हैं, बहुत सी मीटिंग्स करते हैं और पाकिस्तान को ऐसी थ्रेट्स मिलती रहती हैं। लेकिन अमेरिकन सफ़ीर का ये थ्रेट देना यकीनन काबिल बर्दाश्त था। इमरान खान के लिए ना हो, लेकिन अवाम के लिए तो था इसी, क्योंकि इमरान खान जस्ट लाइक एब्सोल्युटली नॉट का जो उन्होंने एक नारा अल्टीमेशन लेके गए थे, अमेरिका उसको बहुत शदीद नोये से देख रहा था। क्योंकि अमेरिका को पता था कि हमें बहुत सारी इस वक्त अभी भी एशिया में स्पेसिफिक डेवलपमेंट करनी है, जिसमें हमारा पाकिस्तान में रहना बहुत ज़रूरी है और हमें पाकिस्तान को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये अमेरिका का एक प्रॉपर प्लान था। खैर, इमरान खान साहब निकलते हैं, अवाम में जाते हैं, उनका स्नाइपर बहुत मकबूल होता है। स्नाइपर को जब वो देखते हैं कि मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है तो फिर उन्होंने उसके बाद न्यूट्रल को टारगेट करना शुरू। उससे पहले वो न्यूट्रल थे, न्यूट्रल जानवर होते हैं, ये होते हैं, वो अभी सिर्फ स्पीच में कह रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मीर जाफर सादिक अलकाब के फौज के सरबराह जनरल बाजवा को वो जो है वो डायरेक्ट हिट करना शुरू कर दिया। जनरल बाजवा जो थे उस दौर में जो थे एक किस्म का सियासी और रोल अदा कर रहे थे, मसालती रोल अदा कर रहे थे। जनरल बाजवा बेसिकली इमरान खान की 3 साल कारकर्दगी में खुश नहीं थे, जिसके मुताबिक उन्होंने इमरान खान का हाथ छोड़ने को ही भलाई समझा। 23 मार्च की तरकीब जो है तकरीब ये इस बात की गवाही करती है कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक था कि पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे 23 मार्च जस्ट स्टैंड करना, आफ्टर दैट इमरान विल बी ओवर।
इमरान उसके बाद ओवर हो गया था। सो बाजवा की मीटिंग होती है, बाजवा इमरान खान के सपोर्ट करने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं जी, यहाँ तक कि भी कहा जाता है कि बाजवा ही ने, ISI ने ही फ़ोन कर करके, एजेंसियों ने ही इमरान खान के बंदे तोड़े और राजा परवेज जैसे और राजा अशरफ जैसे बंदे उठाकर इमरान खान से निकाल कर 25-20 का ग्रुप जो था उसका आप कह लें जहांगीर तरीन ने इनका उठाकर उसको फेंका, आउट किया, और जिसके वजह से इमरान की हुकूमत को बहुत शदीद झटका लगा। इमरान खान साहब की हुकूमत को जब ये झटका लगा तो इमरान खान साहब बेसिकली तो बहुत ज़्यादा शौक हुए कि इतना बड़ा मेरे साथ जिहाद हो। इमरान खान ने जब देखा कि अवाम उनके जलसों में आ रही, तो इमरान खान का जो स्नाइपर का था, वो यूँ समझ लें जो स्नाइपर के अल्फाज थे या स्नाइपर के जो वर्ड थे, वो बड़े बिकने शुरू हुए मार्केट में। और यहाँ तक कि जब से उन्होंने इस्लामी तड़का लगाना शुरू किया तो मार्केट एक दफ़ा अवाम का जो दिमाग था वो चेंज होना शुरू हुआ। अवाम की नज़र में अमेरिका कुत्ता बनना शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ थी 70 साल से हमारे जर्नैल जो फॉलो कर रहे थे, उससे पाकिस्तान की माशियत को शदीद नुकसान है। जैसे ज़िया ने ये पॉलिसी अपना, उस वक्त 20 साल का नुकसान आप देख लें, और 20 साल अब ये जो मुशर्रफ के दौर के हुए ये देख लें, 40 साल तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें, ये नुकसान ही है जो अमेरिका के लिए। और आज भी हम अमेरिका के लिए ही जो जंग में उतरे हैं, और जिस तरह हम नुकसान उठा रहे हैं अफगानिस्तान में, ये आज आपके सामने डॉलर का रेट जो है वो 230-32 इसी वजह से है। अब चलते हैं कि पाकिस्तान के हालात में इमरान ने तो अपना एक ज़बरदस्त किस्म का कार्ड खेला, और इस कार्ड को अवाम ने फिर जाहिर की यहाँ के कि इमरान ने अपने जो हालात थे उससे बाहर निकला। इमरान अब जनरल बाजवा को धड़क बेधड़क लड़का रहा था, और जनरल बाजवा की जो इस वक्त साख थी बहुत शदीद मुतासर हो रही थी। यहाँ तक कि इमरान खान ने अपने साथ बहुत से एंकर्स जो थे, जो आज़ाद ख्यालात के थे, उनको भी मिलाना शामिल किया, जिसमें से अरशद शरीफ भी एक था। अरशद शरीफ बेसिकली पहले तो आर्मी के लिए बहुत काम कर रहा था। अरशद शरीफ के पास फर्स्ट रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़बरदस्त होती थी, क्योंकि अरशद शरीफ के इंटरनली लिंक आर्मी के साथ मौजूद थे। अरशद शरीफ का एक भाई जो शहीद हो चुका था, और एक बाप जो था वो शहीद हो चुका था, और उसके बाद अरशद शरीफ की वैसे भी भाई तो वो आर्मी में थे, तो जिस वजह से अरशद शरीफ के ताल्लुकात आर्मी वालों के साथ बहुत बेहतर थे। अरशद शरीफ ने जो स्टोरीज लीक की थी नवाज शरीफ से रिलेटेड, और जो बेनज़ीर भट्टो से रिलेटेड, और स्विस बैंक और फ्रांस और मरीम नवाज से, एवनवील्ड अपार्टमेंट से रिलेटेड, ये स्टोरी अरशद शरीफ की पिछले इमरान खान के दौर में बहुत बिकी, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने उन पर बहुत एतमाद किया। इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान के रवैये से सख्त घबराई भी थी, और इस्टेब्लिशमेंट चाहते थे कि अब इमरान खान का साथ एंकर भी छोड़ दें। ये मैं आपको एक रियलिटी है जिसकी तरफ मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ। और जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरशद शरीफ को बेसिकली एक टारगेट तब बनाया गया जब अरशद शरीफ, इमरान रियाज, साबिर शाकिर, मोहिन पीरजादा, ये सब लोग इमरान खान की लिस्ट में खड़े हो गए थे। इस्टेब्लिशमेंट ने बेसिकली इमरान खान को टारगेट नहीं करना था। इस्टेब्लिशमेंट का असल टारगेट ये लोग थे, क्योंकि वो जानते थे कि इमरान खान की असल आवाज़ तो उसके जल से, वो तो हम किसी टाइम भी कैमरा से बंद कर सकते हैं। लेकिन जो एंकर 6-7 साल से फौज का बयानिया लेकर चल रहे थे और वो पॉलिटिकल पार्टी को डेंट दे रहे थे, अगर वो ये इमरान खान के साथ शामिल हो जाते हैं तो यकीनन ये इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा शदीद डेंट देंगे, और ऐसा ही हुआ। इन एंकरों ने बगावत कर दी, शाबाश शाकिर ने भी बगावत कर दी, इमरान रियाज ने भी बगावत कर दी। बगावत के नतीजे में इन पे पर्चे होने शुरू हो गए। सबसे पहला पर्चा अरशद शरीफ पे हुआ। अरशद शरीफ ने शदीद बगावत की थी। अरशद शरीफ ने शहबाज गिल के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लाइव किया, जिसके बाद अरशद शरीफ को भी बड़ा शदीद दबाव है शहबाज शरीफ को, और शहबाज गिल को जो है वो हवालात की जो है सैर करनी पड़ी, और बहुत शदीद टॉर्चर जो भी है आप देख लें शहबाज गिल के साथ हुआ। इस्टेब्लिशमेंट अपना होल्ड बनाना चाह रही थी, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली इस पीछे पर्दे में थी, और पर्दा वो उठ रहा था जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी। ये पर्दा ना उठे, पर्दा रहने दिया जाए। वो कहते हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ये वो पर्दा है जो उठ रहा था। अब चलते हैं कि बेसिकली हुआ क्या। अब जब इस्टेब्लिशमेंट को ये पता लगा कि ये तकाबली, मतलब थोड़ा सा व्यू से जा रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश करूँ कि बेसिकली असल प्रॉब्लम बनते कैसे थे। ये हर कड़ी से कड़ी जोड़ रही है पाकिस्तान। इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये देखा कि ये लोग तो बड़े ज़बरदस्त किस्म की हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको अपने रास्ते से हटाने के लिए रास्ते इख्तियार किए। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इनको मारना नहीं थी चाहती। इस्टेब्लिशमेंट ने पहला टारगेट ये किया कि इमरान खान रियाज पे पर्चे हुए, शाबिर शाकिर पे हुए, अरशद शरीफ पे पर्चे। अरशद शरीफ पे जब पर्चे हुए तो इमरान रियाज और वहाँ पर पहुंचे, अदालतों में वहाँ पहुंचे,
और इमरान रियाज ने वहाँ पर यह बात की कि ये हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन क्रॉस ना कीजिएगा। इस्टेब्लिशमेंट को फिर थ्रेट महसूस हुई। अच्छा ये बात है। उसके बाद इमरान रियाज पे पर्चे हुए। इमरान रियाज पे जब पर्चे हुए तो उनसे वो गाड़ियां भी ले ली जो बुलेट प्रूफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको मिली हुई थी, जो इनके रिलेशन थे इस्टेब्लिशमेंट के, वो इस्टेब्लिशमेंट ने वो रिलेशन भी ब्रेक करने शुरू कर दी, क्योंकि उनके नज़दीक जो खाए और भौके वो पसंद नहीं करते ना। वो कहते हैं कि डॉगी को पपी कहना चाहिए और पपी को कह चाहिए कि वो जुबान हिलाए, पपी को भौंकना नहीं चाहिए, बार्किंग नहीं करनी। ये एक इस्टेब्लिशमेंट का रोल। मैं ये आपको प्रॉपर बता रहा हूँ सिनेरियो, जिस तरीके से मुल्क में जैसे हालात बदलते रहते आखिरी 6-7 महीने। अब चलते हैं कि जनाब हुआ बेसिकली क्या है। अरशद शरीफ बागी और जब इस्टेब्लिशमेंट को पता चला कि यार अवाम का तो अब रुख सीधा हमारी तरफ होता जा रहा है, इमरान खान भी हमें जलसों में मीर सादिक को जाफी कर रहा है, उसके बाद ये जो है मीडिया एंकर ये भी हम एक मुकम्मल प्रोग्राम अगेंस्ट नैरेटिव जो आर्मी का बिल्ड करने में कामयाब हो रहे हैं अवाम के दिलों में, तो स्टैब्लिशमेंट इनको टारगेट करना शुरू किया। स्टैब्लिशमेंट इनको मरवाना नहीं थी चाहती। स्टैब्लिशमेंट के साथ यकीनन कोई सख्त रवैया रखती, नंगा करती, मारती, भड़ा धड़ा करती, जो भी स्टैब्लिशमेंट एक किस्म की उनकी मूवीज और रिकॉर्डिंग लेना चाहती थी, जिस आजम सवाती के साथ एक सेनेटर के साथ हुआ है, तो आपके सामने है वो बातें। आज भी स्टैब्लिशमेंट उनको थ्रेट में, स्टैब्लिशमेंट करो कभी भी इनको मरवाने का इरादा नहीं था। लेकिन अब हुआ ये कि इनकी बगावत ने स्टैब्लिशमेंट के लिए एक अलार्म जो था वो एक्टिव कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से जो ताल्लुकात थे इनके साथ, जनरल कर्नल ब्रिगेडियर्स के, और बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने इनको कहा कि भाई आप इनको संभालें और इनसे कहें कि ये तरीका छोड़ दें और हमारे साथ ये जो है रवैया जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, या अपना आप प्रोग्राम करना चाहते हैं सियासी करें, आप पॉलिटिक्स पे करें, पार्टियों पे करें, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट टारगेट ले रहे हैं आप, ये टारगेट इस्टेब्लिशमेंट को आप मत बनाएं। ये जब बातें चलती रही तो एंकर थे वो बाज नहीं थे आ रहे, लेकिन फिर ये था कि इनके दोस्त बहुत ज़बरदस्त थे जो कोर कमांडर थे उस वक्त इमरान रियाज के या कराची में। फिर इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, ना सिर्फ कोर कमांडरों को एरिया से बदला, बल्कि उन्होंने एक पॉलिसी करके ऐसे कोर कमांडर और ऐसे मेजर जनरल डाले जो यस सुनने के आदी थे, वो किसी के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार थे। यही हुआ कि आर्मी ने फिर अपने कोर कमांडर इस्लामाबाद, हर जगह लाहौर, हर जगह से तब्दील किया पेशावर से, और अपने कोर कमांडरों को डाला, क्योंकि वो देख रहे थे कि इनका रवैया था, जो कोर कमांडर वो थोड़े जो थे पिछले, वो इनके साथ लाइटली बिहेव कर रहे थे, वो जो आर्मी को अभी भी पसंद नहीं आ रहा था। यानी आर्मी के अपने टारगेट चॉइस पूरी नहीं थे और यहाँ पर अवाम बगावत की तरफ उकसा रहे थे ये लोग। अब क्या होता है कि अरशद शरीफ को पता चलता है कि इट्स ओवर, अब मुझे टारगेट कर लिया जाएगा और मैं ही मारा जाऊंगा। अरशद, ये बात इमरान खान तक पता चलती है। इमरान खान साहब जब इस हालात को देखते हैं तो जिसकी वजह से वो डेल्टी हैरी वगैरह सबको जानते थे कि अब गेम तो ओवर हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ये लोग मेरा साथ दें। इमरान खान का साथ ना देने की वजह से इन लोगों को अब बेतहाशा सामना करना पड़ा ना इस तरह के वाकयात का। लेकिन ये डट गए थे कि भाई हमने तो इमरान खान का साथ देना, क्योंकि ये यार एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए थे। बेसिक तो चीज़ यही थी कि इमरान का साथ ही दे रहे थे इंटरनली। अब ये हुआ कि इमरान खान का साथ देने में, अरशद शरीफ को भगाने में मुराद सईद का बहुत बड़ा हाथ था। मुराद सईद और इमरान खान को जब पता चला कि यार ये बंदा टारगेट करके दूसरों को ख़त्म किया, क्योंकि ये बेसिक अरशद शरीफ का ही बहुत बड़ा रिलेशन था आर्मी के साथ, और आर्मी चाह रही थी कि सबसे पहले इसे उठा ले ताकि दूसरों के मुंह बंद कर दिए जाएं। अगर ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो दूसरे खुद ब खुद ही घबरा जाएंगे। लेकिन अरशद शरीफ को मुल्क से भगाया गया। अरशद शरीफ को मुल्क से भगाया गया। अरशद शरीफ जब मुल्क से भागा गया तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अब ये खतरा नहीं था, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जानती थी कि इसकी हर चीज़ हमारे कंट्रोल में, और एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं थी चाहती कि इसका कोई लॉस हो। एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती थी कि ये खुद बाहर चला गया, ये भी अच्छा है, क्योंकि वो खुद चाह रहे थे। कितनी बार इसको जिंदगी में भी ऑफर्स की थी कि यू वुड लाइक टू गो अमेरिका, एवरीवेयर, हम आपके लिए सब अरेंज कर देते हैं, आप चले जाए। लेकिन जब जिंदगी की थ्रेट इतनी शदीद महसूस हुई, इसको अपने दोस्तों से महसूस हुई, और वो दोस्त जो जिनके लिए अब ये पावर बनना जा रहा था या उनका हाथ बन रहा था इमरान खान जैसों का, ये रियलिटी है। अब मेरी बात चाहे आपको बुरी लगे, लेकिन खुदाया ये इंटरव्यू पूरा सुनिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या था। ये एक कड़ी है। अरशद शरीफ ने जब देखा कि हाँ ये इतमाद के लोग हैं मेरे पास, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो नून लीग की भी थी, वो भी बहुत शदीद एक्शन में आ रहे थे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों में, और ऊपर से पैमरा भी एक्शन, और ये चैनल्स को बैन करना, और उसके बाद खुद इनकी मरियम नवाज के इस तरह की स्टेटमेंट देना, ये भी इनके अगेंस्ट आ रहा था। तो ये चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के मफाद में जा रही थी हर चीज़। ये
नो डाउट वो यहाँ से चला गया, अरशद शरीफ को दुबई भेज दिया गया। दुबई भेजा गया तो अरशद शरीफ को बेसिकली उनको कोई टारगेट नहीं था अरशद शरीफ के साथ आगे कुछ करने का। ये कन्फर्म है कि इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली एक पर्पज होता है ना एक मुल्क का, इस्टेब्लिशमेंट आईना होती है किसी भी रियासत का। अब आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आईने को पत्थर मारेंगे तो बेसिकली आईना तोड़ने की कोशिश, आपको तो चोट नहीं लगेगी ना। मेन चीज आप समझने की कोशिश करें। जब इस्टेब्लिशमेंट को खतरा महसूस इनसे वक्त से हो रहा था तो इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी। इस्टेब्लिशमेंट को जब पता चला इट्स ओवर वो जा रहा है, वो कैसे उन्हें रोकते। इस्टेब्लिशमेंट के खुद डीजी नदीम साहब ने भी ये बयान उसकी वफात के बाद फौरन दिया कि भाई अगर वो मुल्क छोड़ हमने पकड़ना था तो उस वक्त ही पकड़ लेते। हमारे लिए एक अच्छी चीज थी कि विल बी गोइंग आउट, दैट्स ओवर। और उसके बाद जो दो चार थे हमारे अंडर थे, जैसे इमरान रियाज को कंट्रोल कर रहे थे, वो लोग पकड़ रहे थे, बार बार अंदर डाल रहे थे, पर्चे हो रहे थे, और ये हो रहा था, शहबाज गिल हो रही, यानी एक साबिर शाकुरी भाग मोहित हो रही। अब ये इस्टेब्लिशमेंट से इनका जो था, जो इनके इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव आ रहा था, जो लोग इनके चैनल्स देख रहे थे या इनके यूट्यूब्स के ऊपर वो देख रहे थे फिल्में वगैरह या इनके वीलॉग्स देख रहे थे, उन वजह से फिर इस्टेब्लिशमेंट जरा खतरे से जो थी ना अब बाहर निकलनी शुरू हुई थी, ताकि एक को बाहर निकाल दे तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता भाग जाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ज़रा साइड पर हो जाएगी। उसके बाद फिर जो है पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, देखते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बना। इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली ये चाह रही थी, ये पिछले वक्तों से हो रहा था, जब मैं आपको सामने हो सकता है कोई लोग भूल जाए तो शायद इसलिए मैंने आपको ये रिवीजन दी है। इमरान खान अपने जलसों पे जलसे कर रहे थे और तबाही जलसे कर रहे थे इमरान खान का। फिर उसके बाद ये हुआ कि पंजाब की हुकूमत गिराने का फैसला किया जा रहा था। पंजाब की हुकूमत गिराने में फिर हमजा शहबाज आगे थे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट और या नून लीग या पीटीआई या नून लीग ये नहीं थी चाहती। बेसिकली इनके 80% लोग नहीं थे चाहते। नवाज शरीफ भी ये नहीं थे चाहते कि पंजाब की हुकूमत को गिराया जाए। उनका ख्याल था कि आप फेडरल कंट्रोल करें, अपने काम करें, जो 2-4 केसेस वगैरह है उसके बाद अवाम के ऊपर महंगाई कम करके देन रिटर्न करें। लेकिन शहबाज शरीफ को तकलीफ थी पंजाब से। शहबाज शरीफ अपने बेटे को देखना चाह रहे थे, जो हमारे पीएम साहब हैं। इन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती फोर्स किया इस फील्ड में कि हमजे को इंटर किया जाए। बेटा भी था, लाडला भी था, बात भी बेटे की माननी थी। तो हमजा साहब नहीं समझ रहे थे। हमजा साहब ने अपने रिलेशन बनाने शुरू किए। वो जानते थे कि मेरे रिलेशन दोस्त मोहम्मद, इनकी फैमिली और सारों से, और शहबाज शरीफ ये भी जानते थे कि मेरे रिलेशन बन सकते हैं चौधरीयों के साथ, क्योंकि चौधरी शुजात औरों के साथ इसकी बात चल रही थी। परवेज इलाही ना भी हो, लेकिन चौधरी शुजात और वेरी वेरी फ्रेंडली। नून लीग के साथ इनका बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। नून लीग की खिदमत भी इन्होंने बहुत की है। बाहर रहे हैं तो नून लीग के बच्चे इन्होंने पाले। परवेज इलाही साहब ने इन्होंने कहा था कि अब बस यार बहुत हो गया, 8-10 साल 15, अब एक दफा फिर हमें जुड़ना चाहिए, और इसमें वो कामयाब भी हो रहे थे। परवेज इलाही यहां तक कामयाबी के साथ। अब इमरान खान को थ्रेट तब महसूस हुआ जब परवेज इलाही कहने लग गया था बैठ के सीट के ऊपर कि भाई इमरान खान साहब अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं जो लेकर आए। यानी ये परवेज इलाही के खुद डायलॉग थे, जो फौज के साथ मिलकर नहीं बातें करते, वो इमरान खिलाफ उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये चीजें चौधरी शुजात महसूस कर रहा था कि परवेज इलाही का अब जो है ना रुझान इमरान खान से हट रहा है। और इमरान खान ने भी खुद कहा था कि नहीं नहीं ये सब कुछ, और इमरान खान ने अभी कोई बात भी नहीं थी कि अब दौरे इक़्तिदार में देखिए इमरान खान 3.5 साल में टोटल 2 दफा चौधरी शुजात की क़यादत के लिए आए हैं, और इसके अलावा वो कोई ट्रस्ट भी नहीं थे दे रहे इतना चौधरी बिलादरी को। अब चौधरी बिलादरी और नून लीग कनेक्टेड हो रहे थे। अब पावर शो जो था वो नून लीग के हाथ में दोबारा वापस जा रहा था, और परवेज इलाही एज अ सीएम भी वर्क करने के लिए इजाजत दे रही थी चौधरी नून लीग कि ठीक है यार ये करना चाहता है कर ले, 1-1.5 साल हम यहाँ गुजारते हैं, उसके बाद जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी को टच लगेगा तो यकीनन हम इसे वापस ले लेंगे, फिर अगले 5 साल देखेंगे कौन आता है। यहाँ तक तो डील हो चुकी थी। लेकिन अब सियासत परवेज इलाही के बच्चों में जा चुकी थी, चौधरी शुजात के बच्चों में जा चुकी थी। चौधरी शुजात के बच्चा और चौधरी शुजात और उनकी जो पार्टी के 3-4 अरकान थे, उनके बहुत ही ज़ाती ताल्लुकात हैं नून लीग के साथ, जिसमें राजा परवेज अरशरफ और भी ऊपर बैठे हुए थे। उनका भी ताल्लुकात, एक ही पार्टी, एक ही रो चल रही थी, जहांगीर तरीन और ये सारे। बेशक इन्होंने अपनी अपनी पार्टी और अपने ग्रुप बनाए, लेकिन हैं तो एक ही थे, ऊन और ये सारे। इन्होंने जनाब देखा तलीम खान, और उन्होंने कहा कि यार अब ये हमें कम बैक करना चाहिए, हमारे लिए सियासत के लिए नुकसानदेह होगा इमरान खान। तो इन सब ने मिलना शुरू किया पंजाब में, और ये चौधरी बिलादरान देख रहे थे कि भी अब हम अगर ना मिलते हैं तो हम एक दफ़ा हो सकता है कि यहाँ से टच हो जाए। अब इमरान खान साहब को पता चल रहा था कि अभी मेरे से अब ये गेम निकल रही है, और उस्मान बुरदार जो है वो इतना पॉपुलर लीडर नहीं है, और हम 3.5 साल से उस्मान बुरदार की जो कार्रवाई है वो देख रहे हैं।
और उस्मान बुरदार की वजह से ही आज मुल्की हालात जो हैं वो, हमारी जो पंजाब की हुकूमत है वो डिस्ट्रॉय होने को तैयार बैठी, और हमारे जो MP MN है वो भी नाराज हो रहे। इमरान उस्मान बुजदार ने कई दफ़ा अपने वैसे बयान में कहा जी शेख चौधरी साहब आ जाए। चौधरी साहब का जब परवेज इलाही का नाम सुनते थे तो इमरान खान के जो MPs थे 60-70% जो थे वो चाहते थे चलो यार ठीक है यही आ जाए, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब इमरान खान का दबाव देख रहे थे तो उनकी पार्टी में भी और MPs में भी एक दफ़ा खौफ की लहर पैदा हो रही थी, यहाँ नहीं तक कि मरियम खुद भी कह रही थी कि टिकट बिका है। और यही वजह बनी कि जब उस्मान बुजदार के खिलाफ फैसला आया तो हमजा शहबाज जब बने तो इसमें से 20 से 25 MP ऐसे थे जो इमरान खान की टिकट पर थे या आज़ाद थे। उन्होंने इमरान खान का हाथ छोड़ा जब देखा कि एक ग्रुप बन चुका है, नून लीग में शामिल हो चुके हैं, चौधरी शुजात और ये सारी फैमिलियां वगैरह भी ग्रुप बन रही हैं, तो उन्होंने इसका छोड़ना चाहा। आखिरी वक्त तक चौधरी परवेज इलाही चौधरी शुजात के साथ राब्ते में थे और ये यकीन था कि वो इमरान खान को छोड़ देंगे। लेकिन क्या होता है, आधे घंटे की मीटिंग के लिए परवेज इलाही साहब जाते हैं और इमरान खान उनको परवेज इलाही को एज आ चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर देते हैं। यहाँ पर बगावत हो जाती है क्योंकि नून लीग की तरफ से भी चौधरी परवेज इलाही ही मुंतखब हो चुके हुए थे और इस बात का राना मुशहदुल्लाह साहब ने खुद बयान दिया था कि भी हम तो खुद ही कभी तो आधे घंटे पहले तो ये तो हम भी दे रहे थे, इसमें क्या आ जाए, ये तो बात हमारी क्लियर हो चुकी थी कि परवेज इलाही ही जो है वो हमारे वज़ीर आला होंगे पंजाब। खेल यहाँ खत्म नहीं होता, खेल यहाँ खत्म होता है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि चौधरी परवेज इलाही, और इस्टेब्लिशमेंट में से कुछ लोग ऐसे थे जो निचले तबके थे, जिसको आज वाशिंगटन न्यूज ने भी बयान किया और डेली मेल ने भी कहा कि आला अफसरान के अलावा निचला तबका इमरान खान के साथ था। अब ये निचला तबका, अब यहां से मैं बता रहा हूं जो आज मैंने आपकी न्यूज बता, जब निचले तबके ने देखा तो निचले तबके से कुछ खास लोगों के फोन गए, उन्होंने परवेज इलाही को कहा कि नो यू आर शुड बी स्टैंड विद मिस्टर इमरान खान। ये बहुत बड़ा शौक था, उन्होंने कहा जी हम चौधरी शुजात को देख लेंगे, देन आफ्टर ठीक है। चौधरी परवेज इलाही वहां से हाँ कर आए, उन्होंने कहा जी मैं तो फोन शून, उसके बेटे ने कहा मोहम्मद सलाई नहीं भाई हम इमरान खान के साथ खड़ेंगे। मोहम्मद सलाई जानता था कि हवा का रुख बदला, लेकिन इमरान खान जिस तरीके से लेके आ रहा है अपनी क्यादत, और इमरान खान के पीछे बैकअप भी नहीं है इतना बड़ा, और हम लोग ही इंजॉय करेंगे तो क्यों ना हम इमरान खान के स्टैंड पे खड़े हो। इमरान खान का वोट बैंक बहुत ज्यादा है। मोहम्मद सलाई की ये थिंकिंग एब्सोल्युटली करेक्ट निशाने पे लगी और मोहम्मद सलाई इसका एडवांटेज का हकदार भी है। इमरान खान वहां से अपने जलसों पे धड़ाधड़ जलसे कर रहा था, यहाँ से उसकी हुकूमत की बागी होगी। हुकूमत गिराने के बाद 25 MPs के खिलाफ इलेक्शन हुआ। 25 MPs के दौरान उस दौर में 2-2.5 महीने जो थे वो जनाब मोहतरम हमजा शहबाज CM के फराइज अंजाम दे रहे थे। 20 सीटों का इलेक्शन इमरान खान MPs के लिए 20 MPA दरकार थे। इमरान खान का पीछे से बहुत बड़ा भूलजाओ आ रहा था कि वह बहुत शदीद किस्म की अब ना वो पॉलिसीज बना रहे थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने आते ही जनाब इस पॉलिसी को अपना क्लियर किया और उसके बाद इमरान खान ने 20 में से 18 या 16 सीटें निकालने में इमरान खान कामयाब रहे। 2 सीटों में मसला रहा, 2 पे तो वो खुद भी खड़े थे। यानी पंजाब ने एक दफा फिर इमरान खान का नैरेटिव जो था एब्सोल्युटली नॉट और स्नाइपर वाला एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये बहुत बड़ा बोचाल पंजाब की सियासत में आ चुका था। पंजाब की सियासत में ये बोचाल, मीडिया ने एक दफा फिर अपना रंग बदला, मीडिया और एंकरों ने फिर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कड़ी तनकीद शुरू कर दी, और जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट को अरशद शरीफ जैसे लोगों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए स्पेस देना, वो तो चाहते थे निकलें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके नसीब वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। उस पर अभी दूसरी स्टोरी करेंगे। इमरान खान साहब आते हैं 20 से दोबारा। अब ये CM जो था ये सिर्फ 3-4 दिन के लिए CM था और इसको एडिशनल CM के ओहदे पे लाहौर हाई कोर्ट रखती है और उसके बाद परवेज इलाही को हैंड ओवर कर दिया जाता है। CM से परवेज इलाही का हैंड ओवर करने के बाद परवेज इलाही पाकिस्तान पंजाब के CM बनते हैं और बहुत ताकतवर CM बनने का अपने आप को अंदिया देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि पीछे से एस्टेब्लिशमेंट में बैठे जनरल बाजवा साहब ये सब कार्रवाइयां देख रहे थे और जनरल बाजवा जानते थे कि आगे क्या करूं। अपने कोर कमांडरों की मीटिंग्स कंटिन्यूसली जारी थी उनकी सियासी तौलाकात के ऊपर। पाकिस्तान के माशी हालात तो ज़ाहिर है उनके पास थे। इसी दौरान जनाब क्या होता है कि ये काम होता है, उसके साथ ही जब उनको पता लगता है फेडरल में जरदारी और कि भाई इमरान खान की हवा बहुत तेजी से फैल रही है, तो इमरान खान के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने केसेस को
कानून बनाना शुरू करते हैं। फेडरल अपना कानून बनाते हैं कि जल्द से जल्द हम नैब को ख़त्म करें, नैब ख़त्म करने के बाद हम अपने तरमीम करें, एक लेवल रख दें, इस लेवल तक करप्शन माफ़ कर दी गई है। और यही हुआ। इससे ना सिर्फ हमजा शहबाज बरी हो गए, मरियम भी बरी हो जाती है, और साथ साथ शहबाज शरीफ और यूँ नवाज शरीफ, और इसके अलावा जनाब मोहतरम जरदारी साहब के केस भी माफ़ हो जाते हैं। नैब ने, जजों ने, यहाँ तो जो लोगों के एवन फील्ड वगैरह के अपार्टमेंट जो थे वो मरियम के थे, अब वो जज खुद साबित कह रहे थे कि नैब के अफसरों को भाई आप साबित करें, ये साबित नहीं करेंगे। खेल बदल गया। अब इस खेल में कहा जाता है कि नैब पे प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं था, क्योंकि वो नैब नैब खेलते रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज 30-25, उन्हें पता था कि कहाँ से हमने हराना है, और यही वजह है कि 2 लोग तो मारे जा चुके थे। एक मसूद चपड़ासी दुबई में हार्ट अटैक से मरता है, दूसरा यहाँ पे डॉक्टर साहब मारे हार्ट अटैक से मर जाते हैं। इस स्केल के जो इसको मुकम्मल लीड कर रहे थे इनकी टीटियां वगैरह शहबाज शरीफ की। अब आगे चलते हैं कि केसेस जजेस फारिग कर देते हैं। फिर एक बयान आता है, मुफ्ता इस्माइल साहब को बुलाया जाता है, भाई माशियत आपसे समझ नहीं रही है, 215 से आप 188 से डॉलर 200 क्रॉस कर रहा था, 215 पर था, तो आप ये क्या कर रहे हैं, नैब आपने खत्म करने के अलावा किया कि मुफ्ता इस्माइल साहब वहां पर नाराजगी का इजहार करते हैं। उन्हें पता लग रहा था इसहाक डार साहब आ रहे हैं, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, भाई मैं क्या करूं, नैब हमने खत्म नहीं की है, नैब फौज ने खत्म करवाई है। ये बयान उनका आना एक दफा फौज के लिए और मीडिया के एंकर के लिए शायद थ्रेट था, या वो खुद जान चुके थे कि वो सारी बातें काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम, काशिफ शायद ये बात जानता था, इसलिए उसने ज्यादा इसको फैलाने की कोशिश नहीं की कि फौज का क्या है इसमें इख्तियार है। अब मैं बताता हूँ कि फौज का इसमें क्या इख्तियार था। अब कुछ दिन पहले फैक्ट फोकस पे एक स्टोरी पता लगी, क्योंकि नूरानी साहब ने जो लिखी है उसमें उन्होंने मुकम्मल इनके 6 साल का, बाजवा साहब की बीवी का, बच्चों का, बहू का, उनका अपना 6 साल का डाटा लीक कर दिया एफबीआर से, जिसकी वजह से 2 दिन पहले ही हमारे 2 अफसर जो हैं एफबीआर के 19वें स्केल के, उनको निकाल दिया गया है। उनको निकाल दिया गया है सच बाहर लाने के इल्जाम में। जनरल बाजवा साहब यहाँ पर ये फरमाते हैं कि मेरे एहसास से तो नहीं है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे खुद जवाब दें, मैं जवाब दे नहीं हूं। यानी सियासतदानों की बीवी बच्चे और जर्नैल की बीवी बच्चों में अब फर्क तो है, जर्नैल की बीवी बच्चों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा अब चलते हैं कि अर्श यहाँ पर आप आते हैं, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि अब समझ आई आपको कि नैब खत्म क्यों की गई। इस स्टोरी की वजह से नैब खत्म हो रही थी, और यही स्टोरी अरशद शरीफ नेटफ्लिक्स पर लीक करने वाला था अमेजोन में। अमेजोन में अरशद शरीफ ये स्टोरी लीक करने वाला था। मैं आपको ये हेडलाइन बता रहा हूँ कि अरशद शरीफ जो था ये स्टोरी लीक करने वाला था। बाजवा भी बीच में मुलव्वस था, और इसके अलावा दूसरे और लोग भी थे। पाकिस्तान की सियासत में अब फिर एक दफा से भूचाल शुरू हुआ। पाकिस्तान में फिर एक तरह से हंगामी हालात पैदा हुए। इमीडिएटली अब इसको हटाना मकसूद था, क्योंकि इस स्टोरी का बेसिकली 2-3 दिन पहले आना, और उसके बाद अभी तक एक्सटेंशन नहीं बनना, नए जजेस का, नए जर्नल्स का फैसला ना होना, कि कंटिन्यूसली 1-1.5 महीने में ये सारा सिचुएशन बन गई। शायद जनरल बाजवा खुद भी एक्सटेंशन का हामी था, और वो चाहता था कि उसे कुछ 1-2-3-4 साल के लिए एक्सटेंशन और मजीद मिल जाए, क्योंकि अमेरिका भी यही चाह रहा था कि हमें ऐसा ही बनना चाहिए जो यस सर करता रहे। लेकिन ये स्टोरी लीक हो जाने के बाद जनरल बाजवा के लिए भी अब अपना स्टैंड करना मुश्किल था। स्टोरी के लीक होने के बाद ही फौरन ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से समरी भेजी गई 6 जजेस की कि आप 6 में से किसी को भी सिलेक्ट कर लें, जिनमें जनरल आसिम मुनीर साहब थे, सर साहिर शमशाद साहब थे, इसके अलावा नुमान साहब थे, और 3 और मजीद, जिसमें जनरल फैज भी शामिल थे। 2 और भी थे, मेरे अब शायद नाम उनके ज़हन में नहीं आ रहा। इस स्टोरी से पहले ये चीजें क्लियर नहीं थी। मैं आपको यहाँ बता दूं, ये स्टोरी लीक हो चुकी थी, स्टोरी के प्लान बन चुका था। स्टोरी प्लान बनने के बाद जनरल की एक्सटेंशन की तरफ से अब रुख हट गया था। एस्टेब्लिशमेंट को अब ये पता चल चुका था कि अब हम नंगे हो चुके हैं, वी आर टोटली नेक्ड इन दिस वाटर। अब दुनिया को भी समझ आ रही थी कि भाई ये जो नैब खत्म कराने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, जनरल बाजवा का हाथ था। जनरल बाजवा चाहता था कि नैब खत्म की जाए, क्योंकि नैब की पॉलिसी ऐसे बना दी जाए, अगर मैंने 50 करोड़ या 60 करोड़ की नाउज़ुबिल्लाह करप्शन की है, तो ये करप्शन मुझे साबित नहीं करनी है। शुड बी प्रूव दैट एफबीआर और नैब ऑफिसर्स, मैंने उनको कुछ नहीं देना, ना बैंक स्टेटमेंट, वो खुद प्रूव करें कहां से करनी है।
ये एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम था और ये बात अब ये नैब के लिए भी नुकसानदेह थी, जिस वजह से केसेस बन रहे थे, जजेस भी को भी पता चल रहा था ये सिचुएशन खराब हो रही है मुल्क की। बाजवा साहब को अब यहाँ से मुल्क से भागना था और बाजवा इस मुल्क की भागने की तैयारी में मौजूद मुकम्मल तौर पर हामी भी था, क्योंकि बाजवा ने इसीलिए कुछ अर्सा पहले उसे पता चल चुका था कि मेरे जो निचले तबके के अफसरान उन्होंने बहुत कुछ मेरे खिलाफ लीक कर दिया और मेरा यहाँ पर अब एक्सटेंशन लेना मुश्किल हो चुका है। और यही वजह है कि बाजवा फौरन बेल्जियम में भी प्रॉपर्टियां खरीद रहा था। अगर आपने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा तो उस रिकॉर्ड देखिएगा, हु इज बाइंग प्रॉपर्टी इन बेल्जियम, इज इट जनरल बाजवा, ये उसका टाइटल है। अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा वो व्लॉग भी आ जाएगा। जनरल बाजवा उसके बाद अपना एक इंटरव्यू देते हैं एक शोधा की फैमिलीज के साथ, कहते हैं जी मैं उस वक्त फंसा हुआ था उधर सैलाब जदगान की मदद में और सैलाब आया हुआ था। अब ये भी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि सैलाब आया कैसे है। सैलाब पाकिस्तान में नहीं था, सैलाब लाया गया। मैं बताता हूँ कैसे लाया गया। खैर जुदा की महफिल होती है, जनरल बाजवा साहब वहां जाते हैं। जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि जी मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। अब वो अपनी बुज़दिलाना सोच, अपनी इंसल्ट को बयान कैसे कर रहा है जनरल बाजवा। वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान के टुकड़े करने में सियासतदान मुलव्वस थे, जर्नैलों का हाथ नहीं था, फौज न्यूट्रल हो चुकी है, हम कैसे हो सकता है कि कोई गैर मुल्की हमारे पे साजिश करे और हमारे लिए गुनाह कबीरा है। ये जनरल बाजवा के अपने अल्फाज थे। इलेक्टेड सिलेक्टेड हो या इंपोर्टेड हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, अब जो भी आए इलेक्टेड आए। ये जनरल बाजवे के बयान थे। जनरल बाजवा ने बहुत शदीद तनकीद की इमरान खान के रजीम चेंज के ऊपर और उन्होंने कहा कि ऐसा स्नाइपर वगैरह सब बकवास था और एस्टैब्लिशमेंट को गंदा करने के लिए, अनपॉपुलर करने के लिए ये गेम मार्केट में खेली गई। अब चलते हैं कि जनाब जनरल बाजवा का इंटरव्यू तो हो गया। इतना दुख भरा तकलीफ दे इंटरव्यू जनरल बाजवे का, ये बता रहा था कि जनरल बाजवा इज नो मोर, क्योंकि जनरल बाजवा को हटाने का फैसला कर लिया गया था, जिस वजह से जनरल बाजवा की ये स्टोरी भी लीक हो चुकी थी। और उसके बाद जनरल बाजवा एक शर्मिंदा इंसान की तरह शर्मशार होकर ये अपना बयान दे के यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि प्लान तो हो चुका था नीचे से कि भाई अब नो मोर एक्सटेंशन, अब एस्टेब्लिशमेंट इसको बर्दाश्त नहीं करेगी जनरल बाजवा को, जिस तरीके से ये लीक आउट हो रही थी चीजें। समरी जाती है। समरी में पहले ही शहबाज शरीफ जो है वो 2 दौरे कर चुके होते हैं, लंदन किया। लंदन में दौरे करने का मतलब क्या था, अपनी 10 लाख की पाउंड की करप्शन छुपानी थी जो डेली मेल की तरफ से उनके ऊपर, उनके और उनके दामाद के ऊपर थी। 15 लाख पाउंड दिया गया था 2017-18 में, इसमें से 10 लाख पाउंड दोबारा शहबाज शरीफ ने जदगान की मदद की रकम वापस मैनचेस्टर्स के जरिए लंदन मुंतकिल की और ये बाकायदा प्रूफ के साथ वहाँ पेश किया गया, जिसकी वजह शहबाज शरीफ को $30,000 जुर्माना और $37,000 को, $30,000 सॉरी जुर्माना हुआ, $30,000 में इमरान को शायद हुआ। इन दोनों को मिला के यानी इतना पाउंड डेली मेल को देना पड़ा, बाकायदा जूरी को वहां पर बैठ के सुनना भी पड़ा। अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ। अब इनसे कहा जा रहा है कि भाई आप दलाल दें, अगर ये साबित हो जाती है डेली मेल की और ये मजीद आगे चलता है तो यकीनन शहबाज शरीफ को शायद लंदन में मुश्किलात का सामना करना पड़े। यही वजह थी कि फौरन इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी किया नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का जब डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी होता है, मरियम नवाज का डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी होता है, तो उनको कहा जाता है कि अब लंदन में इन पर केस नहीं हो सकता, क्योंकि 10 लाख पाउंड की कड़ियां अब मिलने लग गई थी कि किन किन अकाउंट में कैसे पैसे गए और कैसे इसकी हुंडी कराएगी और पाकिस्तान से कौन भेजने वाला था, वहां पर जाकर रिसीवर कौन था, उनके अकाउंट में पहले कितने थे और ये पैसे कैसे बढ़े, और ये पैसे क्योंकि इस तरीके से आ रहे थे, सैलाब जदगान एक मुकम्मल रूट मौजूद था, लिहाजा इस पैसे को हलाल कहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उसके बाद फिर क्या होता है कि शहबाज शरीफ वहां से भागते हैं, लेकिन उससे पहले इमरान का मैं एक बात बता दूं आपको कि उससे पहले कत्ल हो जाता है अरशद शरीफ साहब का कीनिया में। वो दुबई में मौजूद होते हैं। वो दुबई में मौजूद होते हैं क्यों हैं वो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जब वो यहाँ से जाते हैं अरशद शरीफ दुबई जाकर वो फैसला करते हैं कि भाई हमने तो यहाँ पर अभी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा ठीक है अब ये जा चुका है तो अब इसको फिनिश कर दो चैप्टर, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अरकान, कुछ खुफिया लोग अभी भी अरशद शरीफ पर नजर रखे हुए थे। अरशद शरीफ ने वहां पर एक बेवकूफ़ी की। अरशद शरीफ में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की कि अरशद शरीफ ने एक डॉक्यूमेंट्री स्टोरी का आगाज़ कर दिया।
उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ और अमेजोन के साथ मिलकर एक स्टोरी बनाई जिसमें करप्शन हुज बिहाइंड द डोर के नाम से एक बहुत बड़ी सीरीज चल रही थी, जिसमें इमरान खान का इंटरव्यू भी लिया गया हुआ था। अरशद शरीफ के पास वो कुछ सबूत थे, अरशद शरीफ ने वो सारे सबूत अमेजोन और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दिए, जो कि नवाज शरीफ के जायदादों के खिलाफ थे। और नवाज शरीफ ने और बेनजीर ने कैसा इस पैसे को शहबाज शरीफ ने रूल किया, पाकिस्तान से किस तरीके से निकाला गया, किस तरीके से उनके बैंकों में डाला गया, किस तरीके से इस पैसे को दुबई में रिशफल किया गया, दुबई से कैसे फिर बाहर के मुल्कों में फेंका गया, ये चीजें सारी अभी मार्केट में सरेआम चल रही थी। ये जब चीजें चल रही थी तो खुफिया तरीकों से ये बातें पाकिस्तान भी आ रही थी कि भी बहुत बड़ी नेटफ्लिक्स में एक मूवी आने वाला जिसका ट्रेलर आ चुका है और ये हो सकता है कि इसमें बहुत से लोग और भी। अब एक मजे की बात यह है कि इसमें इस शख्स ने ना सिर्फ सियासतदानों को बल्कि जर्नल्स को भी निशाना लिया था। और जिस स्टोरी नूरानी साहब की आप बता रहे हैं, ये स्टोरी ऑलरेडी मेरे ख्याल से अरशद शरीफ जानता था, जिस वजह से ये स्टोरी उन्होंने अमेजोन पे रुकाई। अब इसकी मैं दो वजूहत बताता हूँ कि अमेजोन पे स्टोरी पॉलिटिशियंस के खिलाफ कभी नहीं रुकती, जब भी कोई हाई लेवल का स्टैंडर्ड स्टैब्लिशमेंट का बंदा मौजूद हो तो तब रुक जाती है। ये अमेरिका ने एक रूल है। जैसे मैं आपको छोटी सी इसकी गवाही एक देता हूँ, इमरान खान पे कतलाना हमला होता है, इमरान खान उस कतलाना हमले बचने के बाद अब एक डेरी हेल्टी नाम का एक जो नसीर साहब हैं, ब्रिगेडियर हैं, वो जनरल मेजर हैं, जो भी हैं, उनको वो अगर नॉमिनेट कर रहे हैं उस वजह से पर्चा नहीं होता। हत्ता कि ये दो अगर शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह कहते तो उनके खिलाफ पर्चा हो जाना था, FIR भी हो जानी थी। लेकिन जब तीसरा स्टैब्लिशमेंट का अहम बंदा आ गया तो पर्चे ही रोक दिए। और मेरा शक यही है कि अरशद शरीफ जो था उस वक्त वो ये स्टोरी जानता था और इसके ऊपर उसने मुकम्मल तहकीकात कर ली होगी, क्योंकि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अरशद शरीफ जितने इसके अच्छे अच्छे लिंक थे वो दुबई में ऐसे शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या जनरल बाजवा को ऐसा छोड़ने वाला था। और हो सकता है ये चीजें उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर की हो, जिसमें काशिफ अब्बासी भी था। काशिफ अब्बासी ऐसा तो नहीं कहता कि उसके कुल वाले दिन या खुद के दिन ही मेरा मोबाइल गुम हो गया। ये भी बातें बड़ी अहम है, ये सुनने वाली हैं, ये बड़ी बड़ी चीजें निकलेंगी। खैर, अब ये स्टोरी लीक होती है, इसका एडवांटेज अब जहरा कनाडा में तो ये स्टोरियां चल ही नहीं थी। नवाज शरीफ की करप्शन के हवाले से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियां लेक्चर भी दे रही थी। अब ये नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा धमका था। नवाज शरीफ कंटिन्यूसली जब से बाहर गया 3 साल और ये आखिरी 2 8 10 महीने ये तो बहुत शदीद नवाज शरीफ के ऊपर भारी थे कि हर रोज घर से बाहर निकलना, गालियां सुननी अवाम की। वहां पे लोग बाहर खड़े होते थे, इनके खिलाफ नारे लगाते थे, इनको चोर कहते थे, पतना पता किन किन अलकाब से याद करता है, जिसकी वजह से अब उसको लंदन छोड़ना तो था। अब जो मे फेयर है एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हब है, वहां पर जरूरी तो नहीं कि नवाज शरीफ रहते हैं, बहुत बहुत खरबों अरबों लोग रहते हैं। अब उनकी जिंदगी भी इनकी वजह से जीरन हो रही थी, जिस वजह से ये भी कंप्लेन सेंटर में थे वो लोग भी कि भाई इनको निकालो या इनका कोई रद्द बदल दो या इनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। हमारे लिए रोज ये लड़ाई झगड़ा बना होता है रोडों के ऊपर, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। एक अरबपति खरबपति फैमिलियां साथ रह रही थी जिसमें ये रह रहा था। खैर, अब इसकी बात जब इसको ये स्टोरी पता चली कि अरशद शरीफ को मेरे खिलाफ ये सब कुछ बनाया गया, तो सुनने में आ रहा है तस्नीम अहमद नाम का जो शख्स था वो एक कातिल था, 2004 में भागा था यहाँ से, उसने 17 कत्लों में मुलव्वस था यहाँ पर जेल में, वो भागा और उसकी रिलेशन थे नवाज शरीफ और फैमिली से। वो कहता है कि जनाब, अब शब्द स्टोरी पहले सुन लें मेरे, फिर उसके बाद मैं उनके ऊपर आता हूँ। नवाज शरीफ साहब और मरियम को यहाँ से निकालना आ जाता है। मरियम को कोशिश की जाती है कि मरियम किसी तरीके भी यहाँ से निकले। अच्छा, शरीफ अभी तक दुबई भागे हुए थे और खामोशी से जिंदगी गुजार था, भागे का कोई पता नहीं था। हो सकता वो VPN यूज करते हो किसी भी प्रॉक्सी का, जिस वजह से उनकी लोकेशन ट्रैक ना होती हो। लेकिन फिर दुबई में जब वो जाते हैं और उनको पता चलता है कि दिस स्टोरी शुड बी रेडी टू दैट, इमीडिएटली वहाँ की सरकार पहुंचती है और कहती है कि भाई आपको तो अब हम नहीं रख सकते, आपके खिलाफ हमारे पास बहुत प्रूफ, आप दहशतगर्दी पर्चों के अंदर है, आप बेहतर है यहाँ मुल्क छोड़ दें। ये उनकी मेहरबानी है दुबई, क्योंकि दुबई को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दुबई में मैं काफ़ी अर्सा रहा हूँ। सो वी हैव इन अ गुड रिलेशन विद दुबई आल्सो। देखें, दुबई में रूल ऑफ लॉ है। लॉ से मुराद ये है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लीगल है, अगर आपने उधर कोई क्राइम नहीं किया, तो अगर आप किसी भी मुल्क से हैं तो शुड बी प्रोवाइड यू अ फैसिलिटेशन कि अगर आप जाना चाहें तो हम आपको इतना टाइम देते हैं, आप किसी भी मुल्क ट्रैवल कर लें, अदरवाइज वी शुड बी हैंड ओवर टू योर कंट्री। ये एक रूल। अगर आपने यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई मसला नहीं किया किसी मुल्क में, तो अगर आप उनके मुल्क में रह रहे हैं तो वो आपको नहीं छेड़ेंगे, आप उनके रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं, जो भी है वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपके मुल्क से कोई कंप्लेन जाती है और बड़ी हाई लेवल की कंप्लेन जाती है तो वो खुद बुलाते हैं आपको
पहले वो खुद आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हाँ यार ये आपका मसला तो शुड बी यू सॉल्व, अदरवाइज ये है कि हम आपको नहीं रख सकते, क्योंकि लीगल टीम वर्क करती है। तो मुझे याद है कि कीनिया में मेरे साथ एक दोस्त रहता था, वहाँ पे दुबई का ही था, तो यूकेंडा का था आई थिंक, कीनिया या यूकेंडा में से किसी एक का था। उसका कोई मसला था प्रॉपर्टी का, तो वो दुबई वहाँ से भागा हुआ था बेच के, पता नहीं क्या था, लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने उसको वापस की। उसे कहा कि नहीं, यू शुड बी गो बैक। उनकी आई थी इंटेलिजेंस और वो हमारी कंपनी से लेके चली गई थी। तो ये होता है ऐसा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि दुबई ऐसे नहीं, उसको भी ऑफर की थी कि शुड बी चेंज एवरीथिंग, यू वुड लाइक टू गो एनीवेयर एज यू विश। यार ये सिलसिला चलता है। अभी अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये सारी बातें बड़ी अहम है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुबई कैसा रिलेशन, दुबई का लॉ बहुत अच्छा है, दुबई बहुत प्रोटेक्ट करता है विजिटर्स को, दुबई वेलकम करता है हर आने वाले को वहां पर। दुबई में अच्छे लोग भी हैं, दुबई में बुरे लोग भी हैं, दुबई में नवाब भी हैं, दुबई में कंगाल भी हैं। मैं आपको ये प्रॉपर बता रहा हूँ। दुबई कुछ होटल बेसिकली कोई शारजा में रहता है वो भी अपने आप को दुबई काउंट करो, अबू जैबी रहता है, कोई अलैन रहता है, कोई रासल खैमा रहता है, समथिंग डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि जी हम दुबई। लेकिन नो डाउट कि दुबई में जो रूल ऑफ लॉ है वो डिफरेंट है। आप अगर कोई वहां लड़ाई होती है या कुछ होता है तो पुलिस वाले बहुत कोऑपरेटिव है, आपके पास आते हैं, सारा कुछ सुनते हैं। काशिफ अब्बासी ने बात की जी, लॉबी दिखाए ना वो तस्वीर लॉबी वाली, काशिफ साहब आपको भी पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल गुम कैसे हुआ, ये भी आपको काशिफ अब्बासी जवाब देना होगा, आपका मोबाइल गुम कैसे हुआ। चलते हैं स्टोरी के ऊपर। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि जब उसको फोर्स किया गया तो उसके पास ऑप्शन नहीं था, वो मालदीव जा सकता था, वहां भी ऑनरेबल मिल जाता है। तो उसके बाद उसके पास 3-4 ये जो एशिया के दूसरी युगांडा, कीनिया, इसके सबके वीजे ऑनरेबल। कीनिया का इंतखाब इसलिए किया गया कि उसने रब्ता किया होगा सलमान साहब से कि भाई सलमान साहब अब मेरे लिए ये मसला बन गया, ये स्टोरी की वजह से ना मुझे तो अब ये बहुत थ्रेट मिल रही है। सलमान साहब ने कहा होगा कि ठीक है यार तुम शुड बी गो इन कीनिया। हो सकता है कि अब वो खूब खामोश है, उनको भी पता है कि स्टोरी बेसिकली ये पहले से लीक थी जनरल बाजवा वाली की, अब नहीं है कि जो हमने अभी ये देखी है फैक्ट फोकस में, ये लीक हो चुकी थी और ये रोकी गई है। ये कभी आने वाला वक्त बताएगा ये चीजें, मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो, क्योंकि मैं जिस सिनेरियो से देख रहा हूँ ये चीजें मुझे ऐसा लग रहा है ये लीक हो चुकी हुई थी। उसके पास ये प्रूफ थे और वो ये प्रूफ बकायदा डिस्कस करने वाला था और ये हर मुकम्मल स्टोरी में डालने वाला था प्रॉपर की ये स्टोरी, लेकिन वो शायद वेट कर रहा हो उसके लिए कोई और मजीद गहराई, लेकिन वो क्या जानता था बेचारा कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। कीनिया जाता है, कीनिया जाने के बाद वो कुछ अरसा रहता है और कीनिया में फिर वो पाकिस्तान आने का फैसला करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम जब वो पाकिस्तान आने का फैसला करता है तो हुज बी बिहाइंड टू नो वन, ये जिंदा नहीं आना चाहिए। मेरे वर्ड ये जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हुज बिहाइंड दैट, पाकिस्तान में जिंदा नहीं आना चाहिए। स्टोरी यहां से शुरू होती है अरशद शरीफ के कत्ल की। अरशद शरीफ को फिर जब कत्ल किया जाता है तो कीनिया में, तो कीनिया की पुलिस जो है वो उसको एक ड्रामा बनाने की कोशिश करती है और करने के बाद उनके खुद अपने कितने एंकर वो कहते हैं कि इस तरह की कितने ड्रामा सिचुएशन दी जाती है। लेकिन शायद हो सकता है उनको भी पता ना हो, जितना हाई प्रोफाइल जो था हमने कत्ल किया बंदा, इतने पैसों को तो था नहीं जितने को उन्होंने लिए होंगे, तभी वो भी चीख रहे होंगे भाई इतना बड़ा हमसे करवाम करवा दिया तो हमें तो दिया भी कुछ नहीं, हम तो वैसे ही लगेगा, हम तो समझे तो छोटा सा है बस ये काम कर दें। अरशद शरीफ बेसिकली एक स्टोरी कर रहा था डॉक्यूमेंट्री, अब उसका वो फाइनल टच था, उसके बाद उसने वापस आना था अरशद शरीफ। लेकिन अब ये स्टोरी का कुछ हिस्सा किसी के हाथों लग गया था और ये जब लगा था तो स्टोरी का इस हिस्से ने एक दफा हलचल मचा दी थी। अब जब ये हलचल मची थी तो ये हलचल रुकने वाली तो नहीं थी फिर। अब ये इंटरनली तो इस्टेब्लिशमेंट बहुत पावरफुल है, लेकिन उनका कत्ल का नहीं इरादा, ये मैं आपको 99% कह रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट नेवर बी इन्वॉल्व टू मर्डर ऑफ एनी। इस्टेब्लिशमेंट बहुत खुले दिल की है, बहुत ही खुले दिल की है, बहुत चीज़ें बर्दाश्त करती है, बहुत चीज़ें बर्दाश्त करती है, होती है उनसे गलतियां वो बहुत बर्दाश्त। जब वो एक चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करती कि अवाम उसके खिलाफ हो, आप कुछ भी कह लें वो बर्दाश्त कर लेगी, सियासतदान कुछ भी कह लें बर्दाश्त कर लेगी। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि आपकी वजह से जो उसकी अवाम में रिस्पेक्ट है, जो उसकी बिहेवियर है, जो उसका एटीट्यूड है, अवाम उसको सराहती है, अवाम उसके लिए जाने देती, वो खराब हो। और ये काम शुरू हो चुका था, इनफरादी पर्सन को हिट करने के बजाय अब ये अदारा पूरा हिटिंग में आ रहा था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरल बाजवा की वजह, जिस वजह से एस्टेब्लिशमेंट बहुत सख्त एक्शन लेने पर कामयाब हो रही थी। अब चलते हैं हकीकत की तरफ। कीनिया में उनका मर्डर होता है,
फैसल वाडा की ब्रीफिंग आती है, फैसल वाडा 3 चीजें बताती हैं, 3 चीजें वैसी ही होती हैं जो वैसे फैसल वाडा ने बताई होती हैं। अब कत्ल होने के बाद उनको जो कीनिया के हमारे डॉक्टर्स हैं और जो हमारी जो सफ़ीर हैं, वो एक पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाकर उसको लेकर आती है। पुलिस का एक अपना जाती क्रिमिनल अटैक हो गया अनफॉर्चुनेटली, इसको ख़त्म किया जाए। अरशद शरीफ कोई सिंपल सा सहाफ़ी नहीं था, वो इन्वेस्टिगेशनल ऑफिसर था। उसका 22-23 साल तजर्बा था क्राइम रिपोर्टिंग और इस तरह के बैंकिंग रिलेटेड और इस तरह की फील्ड में। वो जो इसमें हाथ डालता था उसको खुद वो सारा प्रूफ करता था, पहले इंक्वायरी का, उसके बाद ये सारा कुछ होता था। लेकिन कौन कहता था कि अरशद शरीफ जिंदा नहीं चाहिए? किसने इतना कितना सख्त रवैया इख्तियार किया कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी ही आई? अब चलते हैं तस्नीम हैदर की तरफ जो लंदन में है। वो कहता है कि जनाब मुझे कहा गया कि आप इसको कत्ल करवा दें। मैंने कहा जी मेरे पास तो बंदे नहीं है। तस्नीम अहमद ही अपने एक इंटरव्यू में कहता है, वो कहता है जी मेरे पास तो बंदे ही नहीं है, मैं इसको कैसे मरवा सकता हूँ? अच्छा, वो कहता है कि मुझसे नवाज शरीफ ने कहा नहीं नहीं आपको करने की जरूरत नहीं है, वही अरेंज। नवाज शरीफ कह रहा है कि मैंने अरेंज कर दी है, ये बंदे शंदे जो भी हैं मैंने अरेंज कर ली। अच्छा, ये उसकी बयानी है। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ ने ऐसा कुछ किया हो या कुछ किया हो या कहा हो। फिर एक स्टोरी और भी आती है कि ये कत्ल शो किया हुआ है, किसी के कहने के शो किया हुआ है, यानी उसको खुश करने के लिए बस उसने ऐसे कहा ठीक है डन इट, उन्होंने डन कर दी। यानी उसको उस कत्ल कराने वाले को भी ये नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, यानी एक कर रहा है ये कर रही है। ये एक स्टोरी बाद में आ रही है, आप भी सुनिएगा, बाद में बहुत से चैनलों से आई। खैर ये काम हो जाता है, अरशद शरीफ साहब मर जाते हैं, अरशद शरीफ का जनाजा होता है और कामयाब जनाजा, शायद जनरल जिया का रिकॉर्ड भी टूट। यहाँ पर फिर एक दफ़ा एंकर बागी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो रोल देखा होता है वो समझते हैं कि इसके बिहाइंड पर इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट हमें थ्रेट कर रही थी, थ्रेट करने के नज़र में इस्टेब्लिशमेंट ने ये रोल अदा किया है। अब ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और ज्यादा तरीके से अटैक करते हैं। जनरल बाजवा को सीधा हेडलाइन लेते हैं, रेड लाइन क्रॉस की, ये कि इमरान रियाज हो, शाबिर शाकिर हो, पीरजादा हो, मोहित पीरजादा, उस्मान हो, एवरीथिंग एवरीबॉडी शुड बी अटैक ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वो अपनी वो ब्रीफिंग करनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इस तरह का माइनर रोल अदा नहीं करती। डीजी नदीम अंजुम, डीजी ISPR आसम, ये लोग बैठे, ये बातें अब हम मैच्योर बंदे हैं ना, समझ आ जाती है। वी आर नाउ इन अबाउट 35 ईयर, जो जितने भी हो वो सारे मैच्योर ही काउंट होते हैं जस्टिस ऑफ पीस। कभी नहीं चाहिए कि कत्ल करें। एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है कि उसको डराया जाए, धमकाया जाए और जो हमारे खिलाफ जो कंपेन है उसको कम से कम किया जाए, और वो एस्टेब्लिशमेंट इसमें कामयाब भी रहती है कई जगहों पर। लेकिन मैंने बताया ना, ये इमरान खान के साथ एक लिंक बन चुका था इनका, तो जिस वजह से लिंक एस्टेब्लिशमेंट ब्रेक करना चाह रही थी इमरान रियाज का, शाबिर शाकिर का, क्योंकि ये पहले बहुत बड़े पिलर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के। एस्टेब्लिशमेंट खुद इमरान रियाज कहता हमें देती थी ये चीज़ें निकाल के, ये देती थी शाहब अरशद शरीफ को, ये देती थी उस्मान पीरजादा को, ये देती थी समी इब्राहिम को, ये चीज़ें खुद एंकर कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट हमें देते। और इमरान के लिए एक सुनहरा मौका था इमरान खान के लिए कि इनको यूज़ करना। इमरान खान ने थोड़ा सा अपना पाँव ऊपर किया, वो उनको इज्जत का नारा नवाज शरीफ छीन के खुद ली और इन लोगों को अपने साथ मिलाने में वो कामयाब रहा। चाहे वो नजरियाती तौर पे कामयाब रहा, चाहे वो अपने वोट और चाहे अपने प्रेशर टैक्टिक्स कह लें, चाहे आप उसकी पर्सनैलिटी कह रहे हैं, उससे इमरान खान जी कामयाब रहा इन लोगों को अपने ग्रुप में डालने। किसी दौर में बशर लुकमान भी इनके ग्रुप में था, शायद उसको तो अक्ल आ गई, वेरी गुड। तो उसने क्या किया, फिर इन लोगों का फायदा इमरान खान उठाना शुरू किया। अब इस्टेब्लिशमेंट को लग रहा था एक दफा इमरान खान हमें जलसों में लताड़ता है, अवाम हमारी तरफ बागी कर, ऊपर से ये लोग जो अपने करते हैं वो हमारे तो सबूत हैं, हमने दिए थे इन लोगों को। इस्टेब्लिशमेंट को इनकार तो नहीं कर इस चीज से कि हमने नहीं दिए हुए थे, या तो कह रहे थे कि हमने नहीं दिए थे, वो इनकार तो नहीं कर रही, लेकिन ये चीजें अब इस्टेब्लिशमेंट को नजर आ रहे थे कि ये हमारे अगेंस्ट। DGSP और नवीद अंजुम की ISI की चीफ की मीटिंग होती है और वहां पर जनाजा बढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है और यहाँ पर ये मीटिंग का ऐलान कर देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत शदीद दबाव और क्रिटिसाइज होने की हो रही थी और वर्ल्ड देख रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट का ये रोल, दुनिया को तो दिखाई यही जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट इस सारे हिस्से के पीछे है। माफी एस्टेब्लिशमेंट में बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ में एक मानता हूँ कि DGSP और ISPR ने आकर जो ISI ने बयान दिया, ये खुशाइन बात है, लेकिन नहीं आना चाहिए था ये दूसरे कुछ हल्कों का, लेकिन मेरे ख्याल से अपना मौका वाजिया कर दी
उन्होंने कहा जी हम हर तरीके से मदद करने को तैयार है। मेरे नज़दीक आईएसआई के चीफ को वहाँ जाना चाहिए था। बेशक उनकी फैमिलियाँ नहीं कह रही थी ये कि भाई आपको नहीं जाना चाहिए, 2 बंदे जो थे आईएसआई के जो थे वो निकाले गए, बल्कि उनको खुद भी तहकीक के लिए बंदे भेजने चाहिए थे, क्योंकि ये उनकी साख्त के ऊपर सवालिया निशान रहेगा मरते दम तक, जब तक इस्टेब्लिश, क्योंकि ये एक ऐसा रोल था जनरल बाजवा के दरमियान ये हुआ वाकया कि फिर ये उनके लिए बहुत संगीन नोयत इख्तियार हो सकता है। ईसाई ने अपने तौर पर तहकीक के लिए अलग बंदे भेज दिए। मैं ये तो मानता हूँ कि ईसाई नो डाउट के ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पावरफुल एजेंसी है, वो जिसको चाहे जब चाहे जिस मुल्क को चाहे ठिकाने लगा सकती है। आई सलूट इन पाकिस्तान आर्मी। ठीक है हमारे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हम भी बच्चे तो नहीं चीज़ें देख रहे होते हैं ना, हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाजवा के खिलाफ सबूतों के साथ, लेकिन ये स्टैब्लिशमेंट बहुत पावरफुल चीज़ होती है। आई रिस्पेक्ट स्टैब्लिशमेंट। अब चलते हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट का ये जो रोल है आगे क्या होता है। अब चलते हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट ने बेसिकली अपना जो है वो पत्ता खेला, जो पत्ता वो क्या खेला। स्टैब्लिशमेंट ने ये किया कि स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ लोगों के राब्ते सदर के साथ होने शुरू हुए कि सदर से, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी साख्त को मुकम्मल तौर पर दोबारा बहाल किया जाए। और बाजवा साहब के पैगाम के साथ अशद अलवी साहब ने भी ये मामला अपने सर ले लिया कि ठीक है कि पॉलिटिकल डिबेट शुरू करें और हम कामयाबी की तरफ जाते हैं, किसी तरीके से हल निकले, स्टैब्लिशमेंट को इस रोल आउट से बाहर निकालो। अब ये चीज़ स्टैब्लिशमेंट देख रही थी, बाजवा साहब अपनी मौजों में थे, बाजवा के एक्सटेंशन के दौर तरीके भी जानता था कि क्या करना, लेकिन अफसोस उसका जो फैक्ट फोकस के ऊपर लीक हुआ और शरीफ की वजह से बाजवा मुकम्मल तौर पर बदनाम ज़माना हो चुका था, आर्मी का एक अपना मेयार ख़त्म हो चुका था और अब बाजवा के जाना ही ठहर चुका था। इमरान खान साहब की कोशिश होती थी कि इमरान खान साहब चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को किसी तह तक पहुँचाया जाए और उसके बाद एक अच्छे रिजल्ट की तवक्को की जाए। इमरान खान साहब के साथ रब्ता होता है, सदर साहब का रब्ता होता है, सदर साहब इमरान खान से मिलते हैं, इमरान खान के पैगाम से आगाह करते हैं, बाजवा साहब की भी मुलाकात होती है, लेकिन फैसला इमरान खान का नहीं माना जाता। इमरान खान साहब कहते हैं कि आप कोर्ट की तरफ जाएं, और जबकि स्टैब्लिशमेंट और बाजवा साहब ये कहते हैं कि आपको असम्बलियों को रुख करना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, अगर आप मुझे वोट डेट दे देंगे तो तब हम असम्बलियों को रुख कर सकते हैं, जिसके ऊपर बाजवा साहब ने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि ठीक है जी हम नहीं पढ़ते, आप अपना काम खुद करें। दिस इज द मीटिंग इंटरनली पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करा, जो सदर आरिफ अलवी साहब, इमरान खान साहब और बाजवा के दरमियान हुए थे। इमरान डेट चाह रहे थे और कुछ भी नहीं थे चाह रहे, लेकिन बाजवा साहब इस बात पर इसरार कर रहे थे कि आप असम्बली का रुख करें, रुख करने के बाद असम्बलियों में जाएं, असम्बलियों में हम आपको डेट लेके देंगे, इलेक्शन विद इन 6 मंथ करवा दें। इमरान खान साहब असम्बलियों में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने एक दफ़ा पहले जाने का जो फैसला किया 35-5 पिछली हुकूमत में, उसका उनको खमाजा भुगतना पड़ा था। और आप तो वैसे भी इमरान बहुत बड़ी पीक के ऊपर थे पब्लिक की, तो वो रिस्क असम्बलियों वाला लेना नहीं चाह रहे थे। चले फदर चलते हैं। इस दौरान इमरान खान साहब अपने जलसे को कारवां का आगाज कर देते हैं। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इमरान खान अगले जुम्मे में ये आगाज कर देते हैं कि जी हम अब लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट में एक दफ़ा फिर जो है सरसराहियत दौड़ती है कि किस तरीके से इसको रोका जाए। इस्टेब्लिशमेंट अपने तरीके से कुछ अहकाम जारी करती है हुकूमतों को, जिसमें परवेज़ इलाही की भी हुकूमत और सारे पंजाब, और क्योंकि 4 जगहों पर पंजाब, खैबर गिलगित बल्तिस्तान में तो इमरान खान की हुकूमतें थी, सिंध के अलावा वफाक में सिर्फ बैठी हुई थी नवाज शरीफ। तो वो हुक्म जारी करती है कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद खतरा है कि लिहाजा इस लॉन्ग मार्च को कैंसिल किया जाए, जिसकी तरफ से वज़ीर दाखिला भी बहुत शदीद किस्म के तनाव भरे बयान देते हैं और उसकी वजह से वो आज भी बयान की जद में। खैर इमरान खान साहब अपने जलसों का आगाज़ करते हैं। जलसों के आगाज़ के बाद इमरान खान साहब का पहला पड़ाव जो पड़ता है वो लाहौर से शुरू होता है, डिफेंस से, और लाहौर से ही वो चलना शुरू करते हैं। इमरान खान साहब उस वक्त लाहौर से चलते हैं और उस दौरान वो उनके पास बहुत सारे और भी मामला चलने शुरू हो जाते हैं। इमरान खान जब लाहौर से चलते हैं तो उनको कोशिश तो ये थी कि 2-3 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और उधर वो जानते थे कि कंटेनर लगा देंगे, इस्लामाबाद बंद कर देंगे, बाहर से आने वाले रोड तो शुड भी कुछ मसले मसाइल ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे पॉलिसी बदलती है। अब ये पॉलिसी इमरान खान की तो 2-3 नीचे कौन था जो कह रहा था कि आप कम अज कम 15 से 20 दिन लगाएं इस्लामाबाद आते। ये बात मैं आपको सही बता, इमरान खान का कोई इरादा नहीं था। पठान साहब, नियाजी साहब ये चाह रहे थे कि हम लाहौर से निकलेंगे जनरल ऑर्डर से होते हुए, विद इन 2 डेज और 3 डेज वी आर अटैक ऑन इस्लामाबाद और हम इस्लामाबाद जाएंगे।
इंटरनल कौन था नीचे से जो उनको ये मशवरे दे रहा था, नो 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 नो, यू आर नॉट बी कमिंग विद इन 2 days, यू मस्ट बी स्टैंड विद इन 17 days। आप इस लॉन्ग मार्च को 16, 17, 18 दिन लंबा करेंगे। इमरान खान साहब के तक ये पैगाम पहुंचता है। इमरान खान साहब इसी पॉलिसी को अब लेकर आगे चलते हैं। इमरान खान साहब अपने छोटे छोटे, कभी मुरीद के, कभी शेखुपुरा, कल काकू शाह काकू, कभी इधर इधर अभी छोटे छोटे करते हैं, और उसके बाद ऐसा होता है एक वक्त में कि इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद में अटैक हो जाता है। गोलियां इमरान खान साहब को लगती हैं और टांगों पर लगती हैं, और इमरान खान साहब इसमें बच जाते हैं, लेकिन उसके कुछ कारकुन इमरान खान साहब के शहीद हो जाते हैं। नो डाउट ये हवा बहुत तेजी से फैल रही थी। इमरान खान कामयाब हो चुके थे। जलसे के कामयाब जलसों का इमरान खान का इनकार इसलिए था कि वो जानते थे अगर हम यही रूट लेंगे, इसलिए कि 17-18 दिन में किसी टाइम भी वहां पर हुकूमत गिरती है, इलेक्शन की कॉल होती, तो मेरा एक किस्म की कंपेन भी हो जाएगी और मैं ये एरिया भी कवर कर लूंगा। इमरान खान गुजरावाला क्रॉस करते हैं और वजीराबाद जब जहाँ पहुंचते हैं, वजीराबाद में उनके ऊपर अटैक हो जाता है। असर की नमाज के करीब एक शख्स उनके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद उनके ऊपर वो कहता है कि इसने कुछ ऐसी वीडियोस बयान जारी किए हैं जिसकी वजह से ये मुझे कत्ल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अपने आप को नबी का दावा कर रहा है। ये उस शख्स का बयान था इमरान खान के मुतल्लिक। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे देते हैं और इमरान खान साहब उसमें कामयाबी से सर्वाइवल की तरफ चले जाते हैं। इमरान खान साहब को पता चलता है कि मुझे मरवाने में जिन लोगों का हाथ है उसमें से एक डेल्टी हैरी भी है। ये इमरान खान का एक अपना तजिया था या अपना नजरिया था, जिस वजह से इमरान खान साहब उनका नाम लिखवाने में FIR का मतन ही जमा ना हो सका। पुलिस वालों ने खुद ब खुद जल्द से जल्द FIR की। FIR में जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बेनज़ीर के मरने के बाद इसी तरीके से पुलिस वालों ने अपनी FIR बनवाई फौज के कहने पे, और बनाने के बाद उसको 24 आवर, पहले पुलिस यही चाह रही थी कि इमरान खान इसको निकालें और हम इसको क्लियर कर देते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे क्लियर कर। इमरान खान साहब ने कहा कि कत्ल मेरा हुआ है, मेरे कहने के ऊपर मेरे पे हमला किया गया, लिहाजा FIR का मतन वही होगा जो मैं चाहूँगा, और ये एक हक होता है मुद्दई का, यानी जिसका कत्ल यानी कत्ल हुआ हो वो अपने तरीके से जिसको चाहे नामजद करे, जिसको चाहे नामजद ना करे, और ये एक हक होता है। अब यहाँ पर बल्ली का बकरा तो शहबाज शरीफ और सनाउल्लाह बने थे, लेकिन इमरान खान उनको बचा लिया, बल्कि साथ एक डल्टी हैरी का नाम दे, जिस वजह से FIR है। वो दोनों तो वैसे ही खुश हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मॉडल टाउन का फंदा अभी भी उनके गले में था, राना सनाउल्लाह हो चाहे शहबाज शरीफ हो, क्योंकि उन लोगों ने दियत में पैसे नहीं दिए, और जब दियत में पैसे ना लिए हो तो लिहाजा उस कानून यही कहता है कि उसका फैसला हो, जिसकी वजह से उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया जजों से और अपना फैसला अपनी मर्जी का पसंद से निकलवा के फैसले कैंसिल करवाए गए। और बहुत से पुलिस वालों के बाहर के मुल्कों को गोलियां पुलिस ने चलाई थी हत्थों के ऊपर, उनके पास तो कुछ भी नहीं थे। तो ये एक बड़ी अहम चीज है जो मैं आपसे बात शेयर कर। अब जब उनको पता चला कि डल्टी हैरी का नाम इमरान खान ने दे दिया, वो लोग सुकून में हो गए। उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान छूटी, अब फंसता है तो ये भी फंसेगा, या नहीं निकलेगा तो हम तीनों निकलेंगे। और यही हुआ कि वो तीनों बच गए। ना शहबाज शरीफ के खिलाफ पर्चा हुआ, ना हम सनाउल्लाह के खिलाफ पर्चा हुआ, ना ही अब डल्टी हैरी के खिलाफ पर्चा हुआ। अब दुनिया ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी हुकूमत है, चौधरी परवेज इलाही ने पर्चा क्यों नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही यकीनन फौज से बहुत शदीद डरते थे, और फौज के ही कहने पर यह पर्चा नहीं हुआ है, ये भी हकीकत है। फौज ये चाह रही थी कि भाई आप जिसका भी नाम लें, इस्टेब्लिशमेंट को अंदर रोल आउट ना करें, इस्टेब्लिशमेंट नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस केस। इस्टेब्लिशमेंट का क्योंकि इसलिए नाम बार बार इमरान खान डल्टी हैरी का ले रहा था कि कुछ पॉन्स मूवीज रिलेटेड जो थी वो जारी हो रही थी, जिसमें आजम सवाती और डिफरेंट के नाम आ रहे थे, जिसमें इमरान खान का भी नाम मौजूद था, जिस वजह से इमरान खान को शदीद गुस्सा था इस तरह के लोगों के ऊपर, जो और उनको बताया गया था इंटरनली कि ये बंदा उसके अंदर मुलव्वस है जो ये काम सारे कर रहा है। तो इमरान खान ने फिर सडनली उसका नाम भी डाला कि यार ये बंदा, हद तक इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि भाई हम न्यूट्रल रहते हैं, हम तुम्हारी किसी कार्रवाई में नहीं पड़े, तुम जो चाहो करो, इसका नाम निकालो, जिसका नाम देना है पर्चों में दो, विद तुम्हारी हुकूमत है। स्टैब्लिशमेंट का अगर नाम आ गया तो हम लोग तो पहले तो वो देख रहे थे कि एक हवा चल चुकी है अवाम के खिलाफ, हमारे खिलाफ हो चुकी है, और ऊपर से कोर कमांडर पेशावर में जो उनके घरों के आगे जो अवाम ने किया, उसके बाद फिर अब ये मीडिया एंकर जो थे दो आखिरी 8 महीने से इमरान खान के साथ मिलकर स्टैब्लिशमेंट की बजा रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये तरीका तो अब नहीं चलने वाला जो हम कर रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट ने आखिर एक स्टैंड ले लिया, भाई जो भी हो मरा तो नहीं है ना, जिंदा है, हम इसके खिलाफ अब ये FIR जमा नहीं होगी। स्टैब्लिशमेंट अपने अदारे को सेव करने के लिए मैदान में आ गई। स्टैब्लिशमेंट ने कहा कि जी नो डाउट हम अब बस बहुत होगी, अब वी आर नॉट बी स्टैंड विद दिस वे, अब हमें अब आपने जितना बर्दाश्त करना था हमने आपको कर लिया खान साहब, अब हम अपना पर्चा
आपसे कहा है कि हम इन्वॉल्व नहीं है, तो आप जान के इन्वॉल्व करके फिर यहाँ से पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए अवाम को हमारे लिए मुश्तिल करेंगे। कल को आपको किसी और जलसे में कुछ भी होगा तो इस्टेब्लिशमेंट शुड भी, क्रिमिनल रिकॉर्ड और इस्टेब्लिशमेंट में फिर यकीनन हमारे अंदर खतरा पैदा हो जाएगा। अवाम हमारे लिए बगावत का एक सबूत देगी, जैसे शाम में हो रहा है, आपको पता है, जैसे अब इराक में हुआ, जैसे लेबनान में हुआ, जैसे ये दूसरे ममालिक में हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने ये बहुत अच्छा फैसला किया। अगर मेरी नज़र से देखा जाए कि पर्चा नहीं हुआ तो ये ठीक हुआ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का नाम आना ही नहीं चाहिए। इमरान खान साहब अपनी ज़ाती अना के लिए, देखें, एक तो प्रूव होता है, प्रूव नहीं, इंडिविजुअल पर्सन पे आपका हक है, आप इंडिविजुअल पर्सन करें, आपको कोई मना नहीं कर रहा इंडिविजुअल। लेकिन जब आपसे कहा जा रहा है, आपको तस्दीक कराई जा रही है, यकीन दहानी कराई जा रही है, भाई ये लोग नहीं है, इंक्वायरी करवा लें, सारा कुछ करवा लें, ये लोग नहीं। अब उसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहा था पंजाब में सना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ हुकूमत। उन्होंने क्या किया कि जल्द से जल्द इसके बयान रिकॉर्ड कराया गया, जिस शख्स ने इमरान खान पे गोलियां चलाई हैं। जैसे वो लिया, एतजाज हसन का भी ये बयान था, जैसे ये तो ऐसा लगा जैसे इसको पढ़ाया जा रहा है और ये कर रहा है, वो बोल रहे हैं और ये वही बात उनकी जुबान से निकाल के खुद बोल रहा है ये शख्स। केस इमरान खान का कत्ल का खराब हो गया था इमरान खान के बयानिए के बाद। लेकिन इमरान खान की कुछ इंटरनली जो थे लोग जिन्होंने इसके साथ बहुत सहारा दिया, आज भी फौज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के साथ हैं, जिस वजह से इमरान खान अपने कत्ल की जो असल हकायक है वहां तक पहुंच गया कि मुझे कत्ल कराने में कौन कौन शामिल है। और हो सकता है कि आज इमरान 26 नवंबर के जलसे में इमरान खान साहब अपना ये लाएअमल बता दें कि उनको ये डिटेलें थी, ये चीज़ें थी, और वो अभी भी 2 दिन के लिए बाजवा है, 29 तक बाजवा मौजूद है। शुड बी अंडरस्टैंड बाजवा इज हेयर टिल 29 नवंबर। खैर, इमरान खान साहब आज रवाना हो चुके हैं जमान पार्क, और बहुत बड़ा जलसे का कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जलसा 26 नवंबर की रात को सजेगा। पिंडी की शहराएं ब्लॉक हो जाएंगी, फैजाबाद पूरा पिंडी जाम करने का इरादा है, पेशावर और सर पंजाब पूरा एक दफ़ा इस्लामाबाद को कट ऑफ कर देने का इरादा है इमरान खान साहब का, और ये बहुत बड़ी हंगामी हालात की तरफ निशानदेही कर रही है। मैंने आपको यहाँ ये बताया कि सारी स्टोरी बताने का मतलब क्या था कि इमरान खान कैसे इस जलसे तक आए, इमरान खान को क्यों रोका गया था, और अब क्यों इमरान खान को 17-18 दिन की इमरान खान पर अटैक किया। इमरान खान को 16-17 दिन इसलिए कहा था कि ये एक दफ़ा जनाब अपनी कंपेन भी कंप्लीट कर लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को थकाएंगे भी, से जो ऊपर अफसर है नीचे से इनके भी रंग उड़ेंगे, ये आपस में एक दफ़ा गत्म होने की कोशिश करेंगे, ऊपर वाले अफसरान और जो हैं इस्टेब्लिश और पॉलिटिशियन लीडर्स। लेकिन इमरान खान का ये काम आखिरकार कामयाब ना हुआ, और फिर इंटरनली भी आपको पता चला कि वो शख्स जिसने गोली चलाई वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वाबस्ता रखता है उस पॉलिटिकल पार्टी से, नज़रियात से, और उनका कुछ दो किसी एमएनए से उसका ताल्लुक है। मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास सबूत नहीं है, ऐसे मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करूँ। अल्लाह ताला हर एक इज्जत को महफूज करे, और बगैर तोहमत जो शख्स होता है ना, तोहमत लगाना बहुत बड़ा भुगतान लगाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं नहीं लगाना चाहता। पर उसके ताल्लुकात थे वीडियोज़, और उसकी वीडियोज़ कुछ तस्वीरें शाया की गई। तो फिर कुछ इमरान खान साहब को दोबारा मुलाकात का मौका मिला इमरान खान साहब से फिर। अब क्योंकि सिनेरियो बदल चुका था, बाजवा फंस चुका था, बाजवे की वाइफ भी बदनाम ज़माना हो चुकी थी, आयशा साहिबा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी और उनके इतना सब कुछ निकल आया था, करोड़ों रुपए के असासे निकल आए थे, 6 साल की उनकी पूरी वेल्थ निकल आई थी, अरबों डॉलर्स में चले गए थे। उनके बेटे और बच्चे, उनकी बहू शादी से 1 महीना 1 हफ्ता पहले ही अरबपति थी। तो ये बहुत चीज़ें एक टच कर रही थी सारी चीज़ों को। बाजवे का तो अब यहाँ पर चांसेस ब्रेक हो रहे थे, उसे पता चला था कि नीचे से कुछ लोग मिले हुए हैं, शुड भी मेरी अब टांगे काट देंगे ये लोग, मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये कन्फर्म था कि बाजवे के खिलाफ फौज में बगावत आ चुकी थी, और ये बार बार बातें DGSPR भी कह रहे थे अपने बयान में, जी हमारे यहाँ कोई बगावत नहीं, हम लगवान यूनिट है, हम जैसा बाजवा सब कहते हैं। ये सब बातें बता रही थी कि इंटरनली रेवोल्यूशन जो थी, जो वो इंटरनली बगावत स्टार्ट हो चुकी थी। आर्मी अवाम के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि आर्मी ने देखा था कि अवाम ने 40 से 45 से सर्व किए हैं अफगान जंग में। उसके बाद फिर हम यहाँ से सुलह के लिए जंग जो दोबारा लड़ी, इसमें एक नस्ल पहनती। देखें, 1983 के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है ना, टेल 22 तक, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चा सर्वाइवल में रहा है। इस बच्चे के लिए 90% ये ऐसे थे जो बच्चे 1983 के बाद जो 2008-10 तक गए, यंग एज तक 12-15 तक, ये लोगों का फ्यूचर तबाह होगा। 90% लोगों का फ्यूचर तबाह होगा, इस जनरेशन का तबाह होगा। मैं आपको, क्योंकि इन्होंने दोनों जंगें देखी,
एक वो बैग देखा है जो जिया के दौर का था, हम लड़ रहे थे, वो कंटिन्यूसली बाहर निकलता पाँच, फिर मुशर्रफ का दौर आता है, मुशर्रफ के दौर के बाद फिर दोबारा ये एक सराउंडेड आती है और फिर ये तीसरी, ये एक नस्ल 40 साल की जो है ना, 35 साल ये तबाह होगी इस माशरे में। अगर मैं गलत हूँ, आप गूगल किधर से भी अपने हकायक इकट्ठे कीजिए, आपको पता चले। और मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्टोरी देखें और ये बनाएं कि ये गलत कैसे हुए। मैं कह रहा हूँ आपको जो हुई इमरान खान साहब का बहरहाल एक सनैरियो था। इमरान खान साहब ने फिर आज आगाज़ किया, आज वो जा रहे हैं पिंडी में जलसे में। पिंडी ही मुंतखब क्यों किया गया? इस्लामाबाद का अल्टीमेटम से पिंडी क्यों बुलाया जा रहा है या पिंडी क्यों आ रहे हैं? आज के बयान राना सनाउल्लाह के बड़े शदीद किस्म के ख़तरनाक बयान थे। राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि जनाब ढीले भी थे कि यार आप बस करें, कराना ना इलेक्शन करवा देंगे, उसे कहे जरदारी से नवाज शरीफ से बैठ के एक चेयरमैनशिप की बात कर ले, इलेक्शन शुड बी रेडी। हम तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, वो असम्बली में वापस आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि अब इमरान खान किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। और वो ये नहीं कि अवाम का ठीक एक पॉलिटिकल सिनेरियो बदल सकता है मुकम्मल। ऊपर से 29 को बाजवा भी जा रहा है। आसिम मुनीर का एक अपना नाम है, क्योंकि इमरान खान ने ही आसिम मुनीर को हटाया था DGI SPR के अहदे से। उसकी मैं वजह बता दूं आपको क्यों हटाया था। आसिम मुनीर साहब ने कुछ पंजाब में होने वाली इलीगलिटी के ऊपर इमरान खान साहब को डायरेक्ट ब्रीफ किया था। इलीगलिटीज, इलीगल चीजें हो रही थी उस्मान बुजदार के दौर में। इमरान खान को उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया, जिस वजह से इमरान खान ने बात बाजवे से की। और बाजवे को तो वैसे ही ये चीज चाहिए थी, क्योंकि बाजवे के दिल में तो कुछ और था, शायद खान के दिल में ना हो, बाजवे के दिल में तो कुछ और था कि ये गेम तो भाई खराब होगी। बाजवे ने चुप करके उसे उठाया, कोर कमांडर किया, किसी तरफ फेंक दिया। वो बेचारा अपनी हकीकत बता रहा था, लेकिन अल्लाह ताला भी बड़ा बेनियाज है। जिस शख्स को निकाला गया आज उसी शख्स को जनरल बना दिया गया, वो है डॉक्टर जनाब मोहतरम सैयद आसिम मुनीर साहब। वेलकम टू आवर न्यू जनरल पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा, आसिम मुनीर ने उस वक्त, वो करप्शन के बहुत सारे खिलाफ आदमी है, ये आदमी बहुत करप्शन के खिलाफ, और इसने साफ कहा कि मैं किसी की सपोर्ट नहीं करूंगा, नेवर एवर। और ये चीज़ें होनी चाहिए। जो शख्स उस वक्त करप्शन के इतने खिलाफ था, तो वो बाजवे की आप देख लें करप्शन किस तरह का से बड़े नकाब करेगा। अब बाजवे को भी बहुत शदीद तनाव का, बाजवा दुनिया के किसी भी मुल्क में रह ले, ना तो सियासत शरीफ का कत्ल छोड़ेगा, ना उसके बच्चे सेव हैं, ना वो खुद सेव है, ना उसकी बीवी सेव है। ये करप्शन का पैसा उसको ले डूबा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ बाजवा साहब, आप पूरी तरह फंस चुके हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, हम आपके दुश्मन नहीं है, अल्लाह ताला आपके बच्चों की ज़िंदगी करें। लेकिन जो एक लानत है ना जो आप ले चुके हैं, ये करप्शन की, ये आपके साथ जाएगी। अब आप दुनिया के किसी नुक्कड़ भी चले जाएं, आपने जब ये कह देना ये जवाब मेरी बीवी और मेरी वो देगी, तो इट्स मीन दैट यू शुड बी अ करप्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। और आप करप्ट हैं, आपने ये साबित कर दिया। जो मुल्क की स्टैब्लिशमेंट चला रहे होते, जो मुल्क की एजेंसियां चला रहे थे, उनके मुंह से ये निकलना चाहिए मेरी बीवी देगी, मुझे क्या पता। तो फिर आप क्या समझ सकते हैं कि उस मुल्क का क्या इमेज गया होगा दुनिया में। एक जनरल आदर जिसकी ISI कितनी गूंज है कि अमेरिका भी हिल जाता हो, जिसकी इतनी गूंज है कि रशिया हिल जाता हो, जिसकी इतनी गूंज है इंडिया हिल जाता हो, उसको पता है भाई ये हमसे सुबह काबू नहीं हो रहा 70-75 साल से। आपका ये बयान जाना कि मेरी बीवी और मेरी बहू देंगे, यकीनन एक सवाल ये कुछ सियासी बयान नहीं था। आप सियासतदान नहीं, अब जनरल आपने बताना था कि शुड बी आई एम इंटर इन नैब, आई डिफेंड माई ओन सेल्फ। मैं अपना डिफेंड करूंगा, मैं अपनी बीवी बच्चों का डिफेंड करूंगा, ये पैसा मेरा, क्योंकि आप ऑनर है। आप कैसे सियासी बयान दे सकते हैं? यानी कि आप एक नहायत नकम्मे और नालायक इंसान है, आपने ये साबित किया। बहरहाल बाजवा साहब के बाद आसिम मुनीर साहब एक अच्छे जनरल हैं, हमें उम्मीद है। और उसके साथ जो दूसरे जनरल हैं सहार शमशाद साहब, वो भी एक बहुत बड़े और अच्छे और ऑनेस्ट जनरल। उन दोनों का बहुत एक्सपीरियंस रहा, इन जगहों में देखा उन्होंने। और हमें तो एक देख ख्वाहिशात करनी चाहिए। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जनरल आसिम मुनीर वगैरह से भी है कि भाई आप लोग भी अपने एहसास से डिक्लेयर करें कि सियासतदान कर सकते हैं, आपको भी करने चाहिए। आप इतनी आला पोस्टों पर रहते हैं, आपका हक बनता है कि आप ये डिक्लेयर करें कि भाई आपके पास क्या है और क्या नहीं है। अब चलते हैं कि इमरान खान साहब का जलसा। इमरान खान साहब आज लास्ट जाएंगे। अब देखें 26 के आज वो जा तो रहे, वो करेंगे क्या? इमरान खान साहब करेंगे क्या?
इमरान खान साहब ये करेंगे कि इमरान खान साहब या तो एक लाया अमल दे देंगे, या कहेंगे अवाम पीछे चली जाओ, या कहेंगे यार आप डेट इस्लामाबाद की तरफ निकलो, डेट लेके निकलना है। इमरान खान साहब का ये दो है सियासी नख्ता नगाह से। 2 दिन पीडीएम जरूर खेलेगी, तो चाहेगी कि बाजवा कोई ना कोई और मिस्टेक करे और हमारा नाम बीच में ना आए। और बाजवा जब चाहेंगे कि यार अल्लाह का वास्ता ये 2 दिन मेरे किसी तरीके से इज्जत से गुजर जाए, क्योंकि उन्हें पता जो नया जर्नल है वो और जर्नल है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं। वो तो साफ उसने कहा भाई अपना आप खुद संभाल लो, अपना अपना हम आपकी को नहीं पकड़ेंगे। और जो जनाब ये चोर चक्के हैं, यानी जिनके नैब के केसेस, वो तो यही चाहेंगे कि इमरान खान इस पे साइन कर देना, पक्का पक्का नैब ही हमारे लिए ला। तो इमरान खान तोशा खाना में फंसा हुआ है, घड़ी के चक्कर में जलील हो रहा है। तो अगर हम भी हैं तो एक घड़ी भी 5-4 करोड़ की, तो इसको भी तो है ना करप्शन। चलो हमारे अरबों की तो 5 तो इसकी भी है ना, यानी शहीद लहू लगा के शहीद तो हो गया ना, अभी आ तो हमारी फहरिस्त में गया ना। तो ये चीज़ें होती हैं और ये अब चीज़ें बदलेंगी। इमरान खान साहब बहरहाल जाएंगे, अब देखेंगे पाकिस्तान का नज़रिया जो है, नुक्ता अमल क्या होता है। आज से एक नई तारीख का आगाज़ होगा। इस पूरे 1-1.5 घंटे की जो मैंने वीडियो बनाई है, बेसिकली इसमें मैंने आपको 8 जो महीने हैं ना, उसका मुकम्मल एक निचोड़ दिया है कि आखिर ये ऐसे कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ती आ रही है। और अब ये होगा कि इमरान खान साहब जाएंगे, हो सकता है कुछ ऐसी बातें बाजवे से रिलेटेड या वो कुछ करेंगे, या ये भी हो सकता है कि वो फिलहाल अभी इसको अपने आप को फौज और इसके पैरामीटर से दूर रखना चाहें, और वो ये चाहें कि अभी वक्त नहीं आया सही, जब वक्त सही आएगा तो देखेंगे। हो सकता है वो इतना प्रेशर डालें कि वो जो योम तशश्शुर सुनने में आ रहा है 29 नवंबर तक, बाजवे को निकालने के बाद अवाम को कौम खुशी के नफल, और आप वीडियोस देखें और बाजवे के ऊपर जो लान तान या उसकी तस्वीरें जला के या जिस तरीके से बाजवे को जलील और रुसवा किया जाए, ये हो सकता है उसका प्लान का हिस्सा हो इनके जलसों में, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर शदीद दबाव का। तो चीज़ें अब हाथ से निकल रही हैं। पीडीएम खामोश है, पीडीएम को पता है कि अब जो करना है बाजवे ने करना है, हमें तो कोई नहीं, हमने तो जो करना था अपने केस माफ करवा लिए हैं, सारा कुछ है। जरदारी साहब वो किसी डेट में भी आ जाएंगे, नवाज शरीफ हम डेट अनाउंस कर देंगे इमरान खान से। हम देखना चाहते हैं 2 दिन में बाजवा क्या करता है। ये प्लानिंग है असल में पीडीएम की। जो थ्रेट अल्टर जारी हो रहे हैं, मौत का खौफ जारी हो रहा है, वो बेसिकली यही है कि कुछ भी हो जाएगा, सारा ब्लेम इस्टेब्लिशमेंट पर आ जाएगा, क्योंकि बाजवा वैसे बदनाम हो चुका है। बाजवा अब जाना भी, वो रिजाइन भी नहीं देना चाहता 2 दिन पहले, जनरल बाजवा। अब मैं उसे जनरल भी तो नहीं ना कह सकता, मेरे लिए तो वो एक्स बेशक वो बैठा हुआ, नॉमिनेट हो गया, उसके हलफ बरादारी है, वो सारा कुछ है, फिनिश इज ओवर, बाजवा इज नो मोर। तो मैं उसके लिए अब क्या कह सकता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है, ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को यकीनन शदीद ख़तरा लाक है। इमरान खान साहब को चाहिए अपने लिए मुकम्मल सेफ्टी का इंतज़ाम करें, अपने आप की सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें। अल्लाह ताला उनको आज़ोमान में रखे। वो एक पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने एक मुल्क बनाना है, उन्होंने एक आगे चलना है, उनके साथ एक जमातें हैं, दूसरी जमातें भी पॉलिटिकल बहुत अच्छी हैं। हम ये नहीं कह सकते नवाज शरीफ बुरी है या जरदारी बुरा था या बेनज़ीर बुरी थी, या सरकमस्टांसिस देखे जाते हैं कि सरकम जो होते हैं ना, आपके पास कितने हैं। जिन सर्कमस्टांसिस को आप नाम ले रहे हैं, सर्कमस्टांसिस का वो जो नाम है वो क्या है। आपके पास वसाइल कितने थे, मसाइल कितने थे, आप वसाइलों के साथ फिर आपके पास इंटरनेशनली प्रेशर कितना था, आपने वो वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सके इंटरनेशनल प्रेशर एक दबाव की वजह से। फिर आपके पास जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो कितनी थी, फिर आपने बिजनेस कम्युनिटी को अभी क्यों नहीं इतना लॉन्च करने दिया इस मुल्क में, ये भी एक इंटरनेशनल लॉबी थी। तो ये बहुत सी चीज़ें अब आने वाले वक्त क्लियर करेगा। लेकिन बहरहाल ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि दुनिया ने मान लिया कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत में रहा है, जिस इस्टेब्लिशमेंट ने अपना वकार ख़त्म कर दिया अवाम के अंदर, जिसमें ये डेली मेल और ये न्यूयॉर्क वाशिंगटन टाइम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाहर के खबरात की तरजीह है। पाकिस्तान के लिए अब आने वाला वक्त अल्लाह ताला करे अच्छा हो, हमारे मुल्क सलामत रहे। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें इस मुल्क में हमारी नस्लों को और ज़िंदगी गुजारने का मौका दे। ये मुल्क हमारे लिए हमारी माँ की तरह है। इस मुल्क में हमने बहुत अच्छे वक़्त भी गुजारा है, बहुत मुश्किल वक़्त भी देखा है। इस मुल्क की अपनायत भी देखी है, इस मुल्क की दुश्मनी भी देखी है, इस मुल्क की मोहब्बत भी देखी है, इस मुल्क का यानी आप कहें कि हर किस्म का हमने मौसम इंजॉय किया है।
अल्लाह ताला करे अब हमारे मौसम ख़ज़ां टले हमारे से और मौसम बहार आए और हमारा ये मुल्क मौसम बहार की तरह चहल पहल करे, इसकी पोंखलें खुलें, इसकी नौजवान नस्ल तरक्की करे, इसके लिए कोई बेहतर किस्म का रोज़गार बने, IT सेक्टर अपने आप को परवान चढ़ाए, इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल को समझे कि उसका रोल इस मुल्क में क्या होना चाहिए, सियासतदानों को समझना चाहिए कि अवाम उनसे क्या चाहती है, इन्फ्लेमेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, कंट्रोल कैसे करना है, इंटरनेशनल पे बेस के ऊपर ये जितनी पार्टियां यहाँ पर जो 2 नंबर काम करती हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को हाथ कैसे डालना है, नखेल उनके कानों में कैसे डालने उनके नाक में, ये बहुत चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी आने वाले वक्त में जो भी हुकूमत बनेगी। लेकिन हम चाहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद रहे और हम हमेशा यही गाना गाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान। अल्लाह हाफिज़।